द्विवेदी युग से संबंधित हैं। किस युग से संबंधित है? और द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर रखा गया। उन्होंने साहित्य को ज्ञान की संचित राशि कहा था। हाँ, और द्विवेदी युग को अर्थात 1900 से 1920 को हिंदी साहित्य का ज्ञान कांड भी कहा गया द्विवेदी युग को। अब ये समझने लायक है कि जो ज्ञान है उसका अर्थ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उपदेश से लिया। कहा साहित्य उपदेशात्मक हो, नैतिकतावादी हो और स्वदेश्य मूलक हो। कैसा हो? जाहिर सी बात है कि इस समय राष्ट्र पराधीन था। पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता को जगाने की आवश्यकता थी। इसलिए द्विवेदी जी ने माना कि साहित्य का काम जनता को उपदेश देना है। द्विवेदी युग की जो केंद्रीय चेतना है, इन मूल्यों के आधार पर ही नव जागरण परक चेतना है। कैसी चेतना है? अब जाहिर सी बात है कि द्विवेदी जी खुद कहते हैं कि साहित्य मनोरंजन और विलास की वस्तु नहीं है। तो द्विवेदी जी के सबसे बड़े शिष्य गुप्त जी भी इसी बात को कहते हैं, न केवल मनोरंजन ही कवि का, उसमें उचित का भी मर्म होना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता को जगाना यदि नव जागरण परक चेतना है तो यह नव जागरण परक चेतना अतीत से आई, क्योंकि हमारा अतीत स्वर्णिम रहा है। कैसा रहा है? श्लाघ्य रहा है। कैसा रहा है? प्रशंसनीय। मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष काल, इन्हें भारतीय अतीत में स्वर्ण युग के नाम से जाना भी गया। ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, वैदिक काल की कई मर्यादाएं, परंपराएं, चिकित्सा, व्यवहार, लोक आचरण, शास्त्र, यहाँ तक कि खगोल, भूगोल, सब पर न जाने भारत ने कितने शोध दिए थे। हम विश्व गुरु थे। क्या थे? सभी क्षेत्रों, यहाँ तक कि समृद्धि में भी भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा अतीत श्रेष्ठ रहा है, कैसा रहा है, तो उस अतीत से क्यों ना हम कुछ मूल्यों को उधार लें, अतीत के मूल्यों का फिर से प्रयोग करना। इसे ही नाम क्या दिया गया दोस्तों? पुनरुत्थानवाद। बोलो, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, नव जागरण, पुनर्जागरण। भारत भारती के विषय में कुछ आलोचकों ने टिप्पणी की कि ये रचना राष्ट्रीय जनता को, सोती हुई जनता को झकझोर कर जगाने वाली रचना है। क्या करके? और भटके हुए लोगों को राह दिखाने वाली। कुछ लोगों ने कहा कि आधुनिक हिंदी साहित्य की गीता है। क्या है? गीता का काम किसका उपदेश देना? कर्म का, पकड़े रहना। किसका उपदेश देना? और गुप्त जी कहते हैं संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उद्यम से संभव ना हो। उद्यम नहीं, मेहनत, उसके लिए उत्साह चाहिए। क्या चाहिए? और उत्साह के लिए प्रेरणा चाहिए। ये उत्साह कौन भरेगा? कविता, अर्थात उस दौर में एकमात्र माध्यम था साहित्य जो जनता को प्रेरित करने का काम कर रहा था, उसे नैतिकता, उपदेशात्मक, स्वदेश्य मूलक आदर्शों से जोड़ रहा था। गुप्त जी इन्हीं आदर्शों को भारत भारती में रखते हैं। इसलिए भारत भारती के 3 खंड हैं, अतीत, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। बोलिए, नवजागरण परक चेतना, बोलो सब लोग। वह अंतर्दृष्टि है या वह तुलनात्मक विवेक है जो एक तरफ अतीत और वर्तमान में तुलना करे कि हमारा अतीत कितना सुंदर और वर्तमान कितना जर्जर। दूसरी तरफ यह चेतना यह मानती है कि वर्तमान की समस्याओं को जाना समझा जाए, यानी वर्तमान की समस्या को जानने की भी शक्ति देती है और तुलना भी करती है कि हमारा अतीत सुंदर रहा है, स्वर्णिम। अगर वो सुंदर रहा है तो उसी से प्रेरणा लेकर क्यों ना हम वर्तमान को सुधारें, और यदि वर्तमान सुधर गया तो भविष्य तो अपने आप संशोधित हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो मामला ये आया कि भारत भारती के अतीत खंड में वैदिक और आर्य संस्कृति की जमकर तारीफ की गई। कुछ बड़े ही बकवास टाइप के आलोचक रहे होंगे जिन्होंने गुप्त जी को कह दिया कि ये हिंदूवादी थे, संप्रदायवादी थे, क्योंकि इन्होंने हिंदू संस्कृति की तारीफ की, वैदिक काल की तारीफ की, वैष्णव पंथ की तारीफ की, आर्य संस्कृति की प्रशंसा की। बोलो, अपने धर्म की प्रशंसा करना कभी भी सांप्रदायिकता नहीं होती, दूसरे धर्म की निंदा करना सांप्रदायिकता है। बात समझ में आ रही है? अगर आप अपने धर्म के मार्ग पर अडिग हैं और आप किसी अन्य धर्म को निकृष्ट नहीं बताते, आपका अगर भाव है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो इसे मानवतावादी धर्म कहते हैं। यदि आपका उद्देश्य ये कहना हो कि सभी धर्म अच्छे हैं, यदि आप कहते हैं कि कोई धर्म, कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना, मानवता की हिंसा करना, और आप अपने धर्म पर अडिग हैं, वो ये व्यक्ति जिस संस्कार में पलता है, जिस परिवेश में पलता है, वह उसके लोक आचरण में, वह उसके लोक बोलचाल में, और यहाँ तक कि उसके साहित्य में भी उतर आता है। अरे हाँ ना? मान लीजिए कि कोई इस्लाम पंथ में पला है तो वह सलाम ही तो बोलेगा। क्या उसका सलाम बोला जाना खतरनाक है? और कोई वैष्णव पंथ में पला है तो राम का ही नाम लेगा। सवाल यह है कि अगर कोई इस्लाम पंथी सिर्फ इस्लाम को श्रेष्ठ बताए और कहे कि बाकी सब निकृष्ट है, वैसे ही कोई हिंदू पंथी, वैष्णव पंथी या अन्य पंथी, बोलो मैथिली शरण गुप्त वैष्णव संस्कारों में पड़े थे, वल्लभीय संप्रदाय की भक्ति थी इनकी, इसलिए भाई राम और कृष्ण का नाम तो लेते थे, लेकिन भारतीय जनता को कैसे देखना चाहते थे, है ना? और अगर सांप्रदायिक होते तो बौद्ध धर्म की कभी तारीफ, कभी अकबर जैसे शासकों की तारीफ नहीं करते। अर्थात मैथिली शरण गुप्त ना तो सांप्रदायिक थे, ना हिंदूवादी थे, पूरी तरह राष्ट्रवादी थे। इनकी जो कविता है वो राष्ट्र को जगाने के लिए, इसलिए हिंदी की, इसलिए भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास इस रचना में किया गया है,
कुछ बात समझ में आई? कहते हैं गुप्त जी देखो बहुत अच्छी बात है कि पराधीनता पशु तुल्य है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। भाई एक अटेम्प्ट फेल हो गए तो ना तो घबराने की जरूरत है ना रोने की जरूरत है। क्यों? न रहो न निराश करो मन को, इसी धारा इसी युग की कविता। कुछ काम करो कुछ काम करो, संभलो कि न जाए सुयोग्य चला। ध्यान से सुनना, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। न रहो क्या हो, न निराश करो मन को, और फिर जो बीत गई सो बात गई। तो कहते हैं गुप्त जी कि जो लोग ये सोच करके चुपचाप बैठ जाते हैं कि भाग्य जैसा दिखाएगा वैसा देखेंगे, वो गलत है। भाग्यवाद नहीं कर्मवाद के सहारे चलिए, और प्रकृति का नियम है कि जो आज पीटी में फेल हुआ मेहनत करे तो कल टॉप भी करेगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो मेरे संसार में 3 अटेम्प्ट पीटी फेल, चौथे में 1 रैंक, फर्स्ट रैंक। 2 नाम तो ले लो, आलोक रंजन झा, नागार्जुन, पता नहीं सुने हो कि नहीं। तीनों अटेम्प्ट पीटी फेल। देखना 2001, 2, 2005 जो इन वर्षों के फर्स्ट टॉपर थे वो 3 अटेम्प्ट पीटी फेल। तो अब इसका अर्थ नहीं खुशी के मारे पढ़ाई ही बंद कर दीजिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर में घूमिए, गलबाहें डाले नहीं। गुप्त जी कहते हैं बोलो संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उद्यम से संभव ना हो। उद्यम के लिए क्या चाहिए? कहते हैं मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि कुछ बातों की मुझे आलोचना करनी पड़ी है, लेकिन मैं जानता हूं जब तक हमारे कार्यों की आलोचना नहीं होगी तब तक हमें आईना नहीं दिखेगा, और आईना दिखते ही आदमी दिशा बोध को प्राप्त होता है। इसलिए इस रचना में कुछ कटु आलोचना भी करते हैं। क्या करते हैं? कटु आलोचना। कहते हैं कि ये तो प्रकृति का नियम है कि आज जो हारा है वो कल जीतेगा, और जो कभी जीतता आया है वो हारेगा। सचिन तेंदुलकर गए तो विराट कोहली आ गया, विराट कोहली चल ही रहे थे कि अचानक रोहित शर्मा जाग गया, और विराट और रोहित चल ही रहे थे कि केएल राहुल जाग गया, बेचारा ऋषभ पंत क्या करेगा। तो विकेट कीपर एकदम राहुल द्रविड़, और ये हर फील्ड में हर क्षेत्र में, चाहे वो एरिया मेरा हो चाहे वो आपका हो। तो गुप्त जी कहते हैं उन्नति, कविता लिखिए कल जहां छोड़े थे, उन्नति और अवनति प्रकृति का एक नियम अखंड है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? किसी को नहीं आई? अरे एकदम चुप हो, खामोश हो, रिजाला हर जाई लोग, गद्दार धोखेबाज। क्या बेटा? तो बचा के बहुत बुलाते हो तुम लोग, जितना तुम लोग देते नहीं यार उससे ज़्यादा तो मैं खर्च कर देता हूँ। नहीं बोलेंगे क्या कर लोगे? उन्नति और अवनति प्रकृति का एक नियम अखंड है। जो चढ़ता पहले व्योम, गाना भी बना दिया, चढ़ता सूरज चढ़ता है धीरे धीरे ढल जाएगा। हाँ, वही गिरता मारतंड है। क्या भाव है? व्योम यानी आकाश, व्योम आधा व यो म, जो चढ़ता पहले व्योम वही गिरता मारतंड है। मारतंड सूर्य को कहते हैं। देखो तो नीचे गुप्त जी ने भारत भारती के वर्तमान खंड में, गुप्त जी ने भारत भारती के वर्तमान खंड में भारतीय पराधीनता और दुर्दशा के कारण का उल्लेख किया है। भारतीय पराधीनता और दुर्दशा के कारणों का क्या किया है? उल्लेख किया है, और साथ ही इस तुलना की भी कोशिश की है कि कहाँ भारत अतीत में धन धान्य से परिपूर्ण था, अतीत में धन धान्य से परिपूर्ण था, और वर्तमान में यातना का शिकार है। कहाँ भारत रूपी कोकिला प्रेम से कभी गाती थी, भारत रूपी कोकिला प्रेम से कभी गाती थी, आज वही अपने दुर्भाग्य पर रोने को विवश है। जो कोकिला नंदन विपिन में प्रेम से गाती रही, तो एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो कविता याद हो जाती है। जो कोकिला नंदन विपिन में मौज से भरे जंगल में, चारों ओर आनंद ही आनंद हो, सुमन और सौरभ से भरा जो जंगल हो, खुशबू हो, व्यवस्था हो, तरजीब हो, उसमें भारत रूपी कोकिला कहाँ प्रेम से गा रही थी। अब दावागिनी, दग्धारण्य, बहुत अच्छा, जंगल की आग को दावागिनी, और जो जंगल जल जाए उसे जला हुआ जंगल दग्धारण्य। दावागिनी दग्धारण्य में रोने चली है अब वही। कौन सी चेतना है यहाँ? तुलना, अतीत वर्तमान, अतीत और तो तुलनात्मक विवेक को क्या कहते हैं? नवजागरण परक चेतना।
हमारा वर्तमान कैसा और हमारा अतीत कैसा। अर्थ बताने की जरूरत? बोलो, द्विवेदियों की रचनाएं सहज हैं, सपाट हैं, अभिधात्मक हैं, इतिवृत्तात्मक हैं। उनके अर्थ को तलाशने की कोई जरूरत नहीं, सीधे अर्थ देती हैं पंक्तियां। हाँ? अगर कुछ शब्दों को जानते हैं तो फिर तो कविता देखो ना। क्यों? राष्ट्रीय जनता को जगाने के लिए कैसी भाषा उस समय चाहिए थी? जनता पढ़ी लिखी थी? लगभग जनता अभी बहुत कम साक्षर थी। तो ऐसी जनता को अपनी कविता जो परोस रहे थे वो सहज होनी चाहिए थी। भारत भारती के माध्यम से रचनाकार ने, भारत भारती के माध्यम से रचनाकार ने उन तथ्यों की ओर इशारा किया, उन तथ्यों की ओर इशारा किया जो जो राष्ट्रीय स्वाधीनता के बाधक थे, राष्ट्रीय स्वाधीनता के बाधक थे। उन कारकों में दायित्व बोध का अभाव, कौमा नारी शोषण, कौमा विदेशी वस्तुओं और विदेशी संस्कृति के प्रति अनुकरण, विदेशी वस्तुओं और विदेशी संस्कृति के प्रति अनुकरण, कौमा का क्षय, ब्रैकेट में गोवध की समस्या, कौमा राष्ट्रभाषा का अभाव तथा साहित्यकारों के अपने दायित्वों से भटक जाने, तथा साहित्यकारों का अपने दायित्वों से भटक जाने जैसी समस्याओं पर व्यापक चर्चा की गई है। साहित्यकारों का अपने दायित्वों से भटक जाने जैसी समस्याओं पर कैसी चर्चा की गई है? व्यापक चर्चा की गई है। पढ़ के सुना क्या क्या कारक थे? गुप्त जी मानते हैं समझिए, आप लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? द्विवेदी युग में पहली बार नारी को प्रश्नाकुलता से भरा गया। देखो बेटा, एक मदद करो, दीपक को बुलाओ, उधर एक मार्कर पुराना सा लगवाओ। देखो देखो बुद्धू लड़की को कलम उठा उठाती है, ये बहुत परेशान कर रहे हैं, इसमें कुछ लगवाओ, पुराना कोई मार्कर। अब तक नारी देखना शुरू कर दिया हो क्या? प्रश्नाकुलता का अर्थ प्रश्न पूछने को आकुल होना, प्रश्न पूछने को। अब तक नारी, अच्छा अच्छा, किस तरफ लगेगा? थोड़ी देर ऑफ करते बागवानी। हिंदुओं में एक जाति होती है कायस्थ, बताएं तुम लोग, करम दावा पूजा करते हैं, जितने समझ रहा होगा, करम दावा पूजा। और ऐसा किसी विशेष जाति के लिए नहीं। हाँ पे लाला श्रीवास्तव, हाँ कायस्थ श्रीवास्तव, वर्मा सहाय कर भाई, अमिताभ बच्चन साहब, सुब्रमण्यम सिन्हा, भाई तो गलत बात है। लेकिन जो भी विद्यार्थी है अगर तुम अपनी किताबों की इज्जत नहीं करते तो क्या करेंगे? जिस बिस्तर पे सोते हैं उसको साफ नहीं रखते हो, बिस्तर तुम्हें क्यों साफ रखें? इसलिए देखना पीली खुजली होती है, दाने निकलते हैं, जो बच्चे 5-5 महीने कहीं पेट पे सोते हैं, चारों तरफ उनके दाने आ जाते हैं, कई बीमारियां होती हैं, उनको यूरिन में से चला दिया। मैथिली शरण गुप्त हूँ या द्विवेदी युग के कोई और रचनाकार, द्विवेदी युग में नारी को प्रश्न पूछने की ताकत दी गई। इससे पहले पुरुष चाहे जो भी मनमानी करे, नारी सवाल नहीं करती थी। लेकिन द्विवेदी युग के रचनाकारों ने इस बात को समझ लिया कि जब तक नारी शोषित रहेगी, जब तक वह बंदिनी रहेगी, यानी चारदीवारी में कैद रहेगी, तब तक ना तो परिवार स्वस्थ होगा, ना समाज स्वस्थ होगा। और यदि नारी चारदीवारी से मुक्त ना हुई तो राष्ट्रीय आंदोलन बिना नारी के कैसे लड़ा जाएगा? ध्यान से पकड़ना, महिला सशक्तिकरण पे आप लोग लिखते हो। द्विवेदी युग के रचनाकार नारी के हाथ में लठ पकड़ाते हैं, कहते बहुत हो गया, क्या कर, अब फोड़ दे सर। लिखते हैं कि अन्याय सहकर मौन रहना भी महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अन्याय करने वाला ही अन्यायी नहीं होता,
सहने वाला भी। और नारी पर नर का कितना अत्याचार है, ये पुरुष मनमानी करता है, अत्याचार करता है, अब बस प्रतिशोध ही मात्र अब उसका उपचार है। क्या लेना होगा पुरुष से? प्रतिशोध। यशोधरा को चुपचाप चोरों की भांति छोड़कर गौतम बुद्ध चल पड़ते हैं। द्विवेदी युग के रचनाकार कहते हैं ना, ऐसा चलेगा नहीं। कहती यशोधरा, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी से गए मन पर यही व्याघात। अरे तुम क्षत्रिय हो तो हम क्षत्राणियां हैं, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम के प्राणों को पण में भेज देती हैं हम ही रण में छात्र धर्म के नाते। क्षत्रिय तो एक बार मरता होगा, लेकिन क्षत्राणियां जरा सोचो, उन्हें तो युद्ध के साये में ही जीना और मरना कि अगर जिंदा बच के आया तो पता नहीं अपंग होके आएगा, कहीं युद्ध से भाग गया तो मैं एक कायर की बीवी कहलाऊंगी, और अगर मारा गया तो विधवा हो जाऊंगी। योद्धा तो युद्ध लड़ते थे, लेकिन क्षत्राणियां सिसक सिसक के जीती थी, पता नहीं आज के युद्ध में क्या होगा, कल का दिन मैं सुहागन के रूप में देख भी पाऊंगी या नहीं। इसलिए मैथिली शरण गुप्त यशोधरा को ताकत देते हैं, पूछती है चोरी से क्यों गए? सखी वे मुझसे कह कर जाते, क्या मैं इस लायक भी नहीं कि मुझे बता के जाते? तुम बोधिसत्व प्राप्त करो, तुम कैवल्य प्राप्त करो, तुम कलेक्टर बनो, तुम विश्व विजयी बनो, पर क्या नारी से पूछ कर जाने से आपके विजय पताका को कोई रोक लेगा? आपका अश्वमेध पराक्रम थम जाएगा, आपकी योग्यता ठप हो जाएगी? तो बोलो, द्विवेदी युग में नारी प्रश्नाकुलता से भरी दिखाई पड़ी, अपने ऊपर किए गए अत्याचारों का प्रतिशोध लेती दिखाई पड़ी। सिखा रहे हैं द्विवेदी युग के रचनाकार कि जब तक सवाल नहीं करोगी, जब तक हिसाब नहीं लोगी, जब तक पुरुष को जवाब नहीं दोगी, तब तक ये पुरुष ऐसे ही रहेगा, स्वेच्छाचारी, मनमानी करने वाला, निठल्ला, क्रूर। अपने घरों में झांकना, कोई बात ना पूछती है तो पिताई कर ज़्यादा काबिल मत बनिए, जाइए अपना काम कीजिए, अब बेचारी माँ से टक लेती है जी। अच्छा, पिताजी पूछ के जाते हैं, अगर इजाजत हो तो जाऊँ? बहुत अच्छी बात है, काश की अगर ऐसा है, बहुत से घरों में होता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। पिताजी पूछ के, मैडम अगर आपकी इच्छा हो तो चाय पी लूँ? हाथी के दो दांत होते हैं, लेकिन गलती है, गलत है। आपको हर चीज़, जब वो अर्धांगिनी वामा है, जब वो बेटर हाफ है, तो उसे तो हर चीज़ का हाफ अधिकार है ना। कौन? हम? तुम सुबह सुबह मुझे क्यों लज्जित कर रहा है? अब समझना, एक तो ये वही धाराएं थीं कि देखते देखते देखो तो गुड़िया को, असहयोग आंदोलन में नारी, सविनय अवज्ञा में नारी, नमक कानून तोड़ो में नारी, भारत छोड़ो में नारी, है ना। अब एक दूसरी बात है, जरा उसको समझो। द्विवेदी युग में काव्य रूप एक सीता लिखी गई। क्या लिखी गई? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता को तोड़ने की कोशिश की गई। नारी के त्याग को समाज ने भुला रखा था, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। लक्ष्मण ने अपने भाई के साथ वन जाना स्वीकार करके जो त्याग किया, उसे तो साहित्य और समाज ने बहुत मान दिया। बात सुनना, लेकिन उस अबोध, उस अबला, उस मासूम के त्याग को सोचो, जो घर ही में रहकर 14 वर्षों तक अभी मेहंदी के रंग भी चटक थे, छूटे नहीं थे कि पति छोड़ गया। क्या लक्ष्मण ने पूछा उर्मिला से कि मैं तो पिकनिक जा रहा हूं, वन भोज को पिकनिक कहते हैं, तुम भी चलोगी क्या प्रिय? तो लक्ष्मण ने सिर्फ निर्णय सुनाया कि आप यहाँ रहकर माता पिता की सेवा करें, मैं चलता हूँ भ्रातृ सेवा में। उर्मिला के त्याग को समाज भूल गया, अर्थात ऐसी नारियां उपेक्षित हो गई। क्या हो गई? द्विवेदी युग ने ऐसी नारियों को याद करने की कोशिश की। गौतम बुद्ध को तो सारी दुनिया जानती थी, परंतु उनकी पत्नी को कोई नहीं जानता था। भला हो गुप्त जी का, भला हो द्विवेदी युग का कि यशोधरा को याद किया गया। दोस्तों, प्रिय प्रवास में द्विवेदी युग की रचना है, हरिऔध ने लिखी थी। राधा के मन के भावों को जानने की कोशिश की गई। अब तक जितने साहित्य लिखे गए थे उसमें कृष्ण बहुत सारी बात कहते हैं, भाई कृष्ण की ही बातें हैं, भगवत गीता अगर आप देखें तो, परंतु राधा ने कभी कुछ कहा नहीं था। इस रचना में राधा अपनी पीड़ा बताती है। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने, सारी दुनिया जानती है। पत्नी की गलती क्या थी? चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर कि पत्नी कहती है कि आपके बाल जो हैं वो भंवरों के जाल की तरह हैं, मेरी निगाहें मानो उन केस जालों में फंस जाती हैं। निष्ठुर गया, टकला हो गया, ले ले। फिर कहती है पत्नी, तुम ऐसे भी बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे से नजर नहीं, तो ऐसी बात ले, चेहरा ही हटा लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ठीक है, संत थे, भक्त थे, मुझे उनकी योग्यता पे, इनमें से किसी की योग्यता पे कोई सवाल नहीं करना है, पर उस विष्णु प्रिया का क्या, जिसका, हाँ बेटा तुमसे पूछ के करते, उस विष्णु प्रिया की गलती बताओ। यहाँ तक कि नाम भी आज हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। द्विवेदी युग के रचनाकारों ने उस विष्णु प्रिया को भी याद करने की कोशिश की। बोलो, अब तक जो साहित्य में
समाज में पौराणिक ऐतिहासिक काल से अब तक उपेक्षित नारी थी, उसे याद करने की कोशिश की गई। पुरुषों को सख्त यहाँ हिदायत दी गई कि अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। नारी को क्या लेने की प्रेरणा? प्रतिशोध। और ये भी याद दिलाया गया पुरुषों को कि जरा तुम अपनी करतूत देखो, हम डूबते हैं आप तो अघ के अंधे कूप में। स्वयं पुरुष उन्मुक्त भोगवाद, स्वच्छंद विचरण, यौन उन्मुक्त भाव का पालन करने वाला, और नारी से उम्मीद करता आया है कि वो सती सावित्री रहे। तो कहते हैं गुप्त जी, पर उन्हें देखना चाहते हैं सती के रूप में। बोलो द्विवेदी युग में नारी चेतना, नारी को स्वतंत्रता देकर राष्ट्र को स्वतंत्र करने का उद्घोष था कि राष्ट्र तब तक स्वतंत्र नहीं होगा जब तक नारी, क्योंकि चार दीवारी से निकलकर बंदिनी जीवन से मुक्त होकर ही शोषित पीड़ित नारी मुक्ति पाकर ही राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक हो सकती थी। सीधे सीधे प्रश्न आएगा, द्विवेदी युग में नारी और भारत भारती में नारी, बनाना बना, मिटाना मिटा। समझ में आई बात? नहीं आई तो क्या कर सकते हैं? थैंक यू। गिरेंगे तुम लोग, है ना बचाने वाला। गिरते समय कौन बचा पाया किसको? अगर ऐसा होता तो पके हुए फल पेड़ से गिर रहे होते, आदमी उसी समय बचा लेता है, बीच में रुक जाओ। बेचारा न्यूटन नहीं बचा पाया, इसलिए गिरी हुई चीज़ को गिर जाने दो, उठाना भी नहीं चाहिए। जब गिर जाए तब विचार कर लेना चाहिए और छोड़ भी देना चाहिए। जो बच्चे गिर जाते हैं, देखना छोटे बच्चे दौड़ते दौड़ते गिर गए, अब तुम जैसे कहो अरे मेरे बाबू मेरे बच्चे गिर गए, मेरे लाल, और रोना शुरू करेगा। द्विवेदी युग में काव्य रूपेक्षिता लिखकर, देखो ना बोर्ड पे लिखा हुआ है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता को तोड़ने की कोशिश की गई। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता को तोड़ने की कोशिश की गई। द्विवेदी युगीन रचनाकार पुराण और इतिहास काल से ही उपेक्षित नारी को, पुराण और इतिहास काल से ही उपेक्षित नारी को समाज में मर्यादित करने की कोशिश कर रहे थे। समाज में प्रतिष्ठित लिखना, समाज में प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहे थे। जिस समाज ने पुरुषों के त्याग को तो याद रखा था, जिस समाज ने पुरुषों के त्याग को तो याद रखा था, परंतु उनकी महिलाओं की उपेक्षा किया था, ऐसी उपेक्षित महिलाओं, ब्रैकेट में यशोधरा, उर्मिला, ब्रैकेट में यशोधरा, कौमा उर्मिला तथा विष्णुप्रिया, ब्रैकेट बंद, को द्विवेदी युगीन साहित्य में फिर से याद करने की कोशिश की गई। उनके त्याग और समर्पण को महिमा मंडित करने की कोशिश की गई। को महिमा मंडित करने की कोशिश की गई। नीचे भारत भारती, महिमा मंडित, उनके त्याग और समर्पण को महिमा मंडित। हाँ, भारत भारती यह मानती है कि जब तक नारी शोषण से मुक्त नहीं होगी तब तक राष्ट्रीय स्वाधीनता की बात कल्पना मात्र है, की बात कल्पना मात्र है। यही वजह है कि गुप्त जी ने पुरुषों के अत्याचार के खिलाफ प्रश्नाकुलता से भरी सजग नारी का चित्रण किया। नारी का चित्रण किया और यह भी इशारा किया कि पुरुष अपनी मनमानी छोड़कर नारी के मान सम्मान के प्रति यदि चेतनशील हो
कौमा उसके अधिकारों के प्रति जागरूक हो तो उसे सशक्त बनते देर नहीं लगेगी। जागरूक हो तो उसे सशक्त बनते देर नहीं लगेगी। दो कविता अपने से लिखो। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, नारी पर नर का कितना अत्याचार है, प्रतिशोध ही मात्र अब उसका उपचार है। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, एक लाइन नीचे की पंक्ति, प्रतिशोध ही मात्र अब उसका उपचार है। दूसरी कविता इसी में जोड़िए। हम डूबते हैं आप तो अघ के अंधे कूप में। हम डूबते हैं आप तो, अघ यानी अघ, अधपतन, नीच कर्म, पाप। हम डूबते हैं आप तो अघ के अंधे कूप में, अघ कख ग घ। नीचे की पंक्ति, पर उन्हें देखना चाहते हैं सती के रूप में। पुरुष कैसा है, मैं चाहिए करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अरे पुरुष ऐसा है ना, पर उन्हें देखना चाहते हैं सती के रूप में। कितना समझ में आया? पक्की बात। स्वदेशी आंदोलन काय को बोलिए। स्वदेशी का अर्थ विदेशी पर निर्भरता का त्याग। इसी में फोटो बनाते रहो, टॉपिक समझ में आएगा। बोलो मेरे साथ। गुप्त जी ने यह माना कि हमारी यातना, हमारी पराधीनता के कई कारण हैं। एक तो नारी शोषण, एक विदेशी संस्कृति पे भरोसा, विदेशी वस्तुओं का अनुकरण, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा लेना। तो 1904-5 में कौन सा आंदोलन आया था बच्चा लोग? हाँ, इसका उद्देश्य क्या था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विदेशी पर निर्भरता को खत्म करने का अर्थ ही है स्वनिर्भर होना। क्या होना? स्वनिर्भरता कैसे आएगी? कर्मशीलता से। किससे? उद्यमशीलता से। किससे आएगी? तो संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कर्मशील होंगे वो भाग्यवादी नहीं होंगे। क्योंकि जो भाग्यवादी होते हैं वो दूसरों के भरोसे जीते हैं। दूसरों के भरोसे जीने के कारण ही हम अंग्रेजों पर निर्भर करने लग गए थे। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी वस्तुओं और अंग्रेजी अंदाज, शैली। आज भी छींकते समय तुम लोग कहते हो OMG, शर्म नहीं आती हैं? हाँ हाँ, सतन जी, वाह। बाद में बताएंगे। चलते चलते किसी के पाँव से पाँव टच हो जाए, एक्सक्यूज मी, सॉरी, वुड यू लाइक टू फेवर मी? हाँ करेंगे ना फेवर, आप मुक्का लगाते हैं। ऐसा फेवर आएंगे कि फीवर के घूमेगा, फीवर आ जाए। तो अब समझिए, बात बहुत सीधी है। मैथिली शरण गुप्त ने क्यों बल दिया कि विदेशी संस्कृति, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो, ताकि क्या खत्म हो और हम क्या बने? बोलो, स्वनिर्भरता से ही स्वतंत्रता विकसित होती है। अरे है ना? आगे बढ़ा जाए, बना लो फोटो। बात समझ में आई जितेंद्र? मतलब इन फोटो वाली बातों को ही लिख देंगे तो मजा आ जाएगा। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें डेवलपमेंट की ओर कम ले गए, हमें दुर्भाग्य की खाई में। देखो, वो अपने फायदे के लिए रेल डाक तार लाए थे। अब जब भूत भागता है तो अपनी लंगोटी पीछे छोड़ देता है। अंग्रेजी भूत भाग रहे थे, भागते भूत की लंगोटी भली, आज तक हम लोग कहावत कह रहे हैं। भाई हमारी ये सरफी लूट के ले गए और कोयले की छाप पड़ गई भारत में। पासपोर्ट नहीं दिखाएंगे, भागो पहले। बहुत अच्छा, समझ गए ना आप लोग? राम सिंह जी की बात समझा कीजिए, बहुत पते की बात कहते हैं, एकदम जिला देवरिया से निकाल के। ये सब विद्वानों की बात है, सबके पल्ले नहीं पड़ती हैं ये बातें। ये बात अलग है, मेरे भी पल्ले नहीं पड़ती। इसका अर्थ है, अरे मैं समझ गया, उधर ही गांव है, वो भी उधर की ही है। अच्छा, आपका नहीं है तो जाइए, मैत्री कीजिए। देखिए, यह रचना भारत भारती विदेशी संस्कृति और विदेशी वस्तुओं के प्रति अनुकरण के भाव को, विदेशी संस्कृति और विदेशी वस्तुओं के प्रति अनुकरण का जमकर विरोध करती है। कि अनुकरण मतलब नकल का जमकर विरोध करती है। यह मानती है कि परनिर्भरता
परतंत्रता का परिचायक है और स्वनिर्भरता कर्मशीलता के माध्यम से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करने का भाव है। कर्मशीलता के माध्यम से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करने का भाव है। जो कर्मवादी होते हैं वो पर निर्भर नहीं हो सकते और जो भाग्यवादी होते हैं वो स्वनिर्भर नहीं हो सकते। आईएएस में पूछा हुआ निबंध है। जो कर्मवादी होते हैं वो पर निर्भर नहीं हो सकते और जो भाग्यवादी होते हैं वो स्वनिर्भर नहीं हो सकते। एक कविता लिखिए। लो चूड़ियां तक चूड़ी, चूड़ियां चूड़ी, लो चूड़ियां तक विदेशी हो चुकी, लो चूड़ियां तक विदेशी हो चुकी, देख लो बस हो चुका। इसी में देख लो बस हो चुका। अब तो हद ही हो गई कि चूड़ियां भी विदेशी हो गई हैं। एक लाइन, भारत स्वकीय सुहाग भी परकीय करके खो चुका। भारत स्वकीय सुहाग भी परकीय करके खो चुका। बोलिए, सुहाग मतलब सौभाग्य। सौभाग्य यानी स्वनिर्भरता। जो महिला अपने पति के साथ हो और उसका पति उद्यमी हो तो क्या वह महिला किसी और के सामने हाथ फैलाएगी? बोलो, अपने पति से प्रेम करना स्वकीय ना या स्वकीया, और जो दूसरे पुरुष से प्रेम करे। कहते हैं गुप्त जी कि चूड़ियां तो सुहाग की निशानी है, सौभाग्य की। अगर चूड़ियां भी विदेशी हो जाएं, क्या हो जाएं, तो फिर अपना सुहाग अपना रहा कहाँ? भारत ने तो अपना सौभाग्य खुद ही बेच दिया अंग्रेजों के हाथों। हमारे यहाँ देहातों में शादी के समय लोग सब भारी सूट सिलवाते थे या कोट पैंट, और वो एक ही पैंट, कोट तो बहुत दिन तक बेचारा टिक जाता था, लेकिन पैंट पीछे से साइकिल चलाते चलाते फट जाती थी। तो उस पर समझ रहे हो, हाँ, चिप्पी लगवा करके, रफ्फू करवा के, हाँ, पेबंद लगा करके, और फिर साइकिल पे नीचे हवाई चप्पल, कोट पैंट, और जेब में एक कलम खोस के रखते थे। मेड इन इंग्लैंड, मेड इन चाइना, एकदम चमचमाता उसका ढक्कन, गोल्डन कलर। कुछ याद आ रहा है? समझना, नाम भी था मॉन्टेक्स, कई नाम थे। रास्ते में डाकिया मिल गया तो कहता था, भाई साहब आपके नाम से मनी ऑर्डर आया है या रजिस्ट्री आई है, तो ये लीजिए और साइन कर दीजिए। तो लोग बड़े अंदाज से कलम निकालते थे। कैसे निकालते थे? ऐसे, और यूं लगाते थे। ये लो साइन। क्या लो साइन? समझना, भले लिखना ना आए लेकिन जेब में मेड इन इंग्लैंड कलम रखना बड़े सौभाग्य और फक्र की बात समझते थे लोग। हम अभी हाल हाल तक कॉमनवेल्थ की सदस्यता से जुड़े रहे, जिसका मुखिया ब्रिटिश प्रीमियर होता था, और बड़े फक्र से कहते थे कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। धन्य हो, कम से कम हाल की सरकारों ने कुछ तो अच्छा किया है कि गर्दन उठा सके। विदेशी वस्तुओं के प्रति एक ऐसी ललक, कपड़े विदेशी, जूते विदेशी, और हम सब इसमें सने हुए हैं। लिखते हैं गुप्त जी, वाह कैसी नक्काल की, क्या नक्काल बन गए हम, विदेशियों की ऐसी नकल किए कि विदेशियों में ही सन गए। कच्चा माल हम सस्ते दाम पे बेच देते थे और बना बनाया माल हम दुगने तिगुने दाम पर खरीदते थे। लिखते हैं गुप्त जी, हम जिन वस्तुओं को बेचते हैं एक में, उसे ही खरीदते हैं दो तीन और अनेक में डूबकर अविवेक में। एकदम सीधी भाषा है मैथिली शरण गुप्त की, और प्रहार करते हैं। कहते हैं कि पर निर्भरता तो तब तक बनी रहेगी जब तक हम कर्मशील नहीं होंगे। जब तक कभी अमेरिका हम पे घाटबंदी लगा दे, घाटबंदी समझते हैं, एम्बार्गो, पोखरण परीक्षण करने नहीं दिया जाता था, और भी कई समस्याएं थी। जैसे अंग्रेजी राज के दौरान हमें बारात निकालने पर भी प्रतिबंध था, वैसे अभी भी दादागिरी करने वाले लोग थे, हमें हमारे ही मूल्यों को आजमाने नहीं देते थे। गुप्त जी उस काल में झकझोरते हैं कि जो अपनी रीढ़ पे खड़ा नहीं हो सकता वो इंसान नहीं हो सकता। और तब कहते हैं राम नरेश त्रिपाठी, द्विवेदी युग के ही एक रचनाकार, कि पराधीन रहकर हम अपना सुख शोक नहीं कह सकते, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकते हैं। और इसी युग के नाथुराम शर्मा शंकर कहते बहुत हो चुका, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। इसलिए द्विवेदी युग की राष्ट्रीयता उग्र राष्ट्रीयता है, जो सिखाती है कि भाग्यवाद नहीं कर्मवाद को अपनाइए, विदेशी संस्कृति की नकल छोड़िए, उद्यमशीलता को पहचानिए और जान हथेली पे लेके घूमिए। क्या लेके घूमिए? जान हथेली पे लेके घूमिए। अब हमारे समझो, अब एक आखिरी बात, अरे कितना समझ में आया? पढ़ के देखते भी रहो। 250 नंबर का निबंध अब आप लोग यहाँ से लिखना शुरू कर दिए। ये सिर्फ हिंदी साहित्य ऑप्शनल नहीं है, ये 250 नंबर का निबंध भी तैयार हो रहा है। बस पंक्तियों पे ध्यान देखो क्या लिखे हो।
जो समाज कर्मवादी होता है वह परनिर्भर नहीं हो सकता, और जो भाग्यवादी होता है वो स्वनिर्भर नहीं हो सकता। डायलॉग दिए कि स्वनिर्भरता कर्मशीलता के माध्यम से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करती है। नहीं बात समझ में आई? ये सब डायलॉग इतिहास भूगोल वालों को नहीं आता, और सिर्फ बताते हैं कि मेंटल है, और पढ़ते पढ़ते हम भी मेंटल हो गए। उसका एक लोअर मेंटल है, एक अपर मेंटल है, एक सियाल है, एक सीमा है, एक नीफ है। अपने को तो सीमा समझ में आई पड़ोस वाली, बाकी कुछ नहीं समझ में है ना। तो सब डायलॉग हैं 250 नंबर के निबंध ही। अगर आप लोगों को एथिक्स पर भी चढ़ाई करनी है तो खूब प्यार से एक पंक्ति को पकड़े रहो। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने दो बातों को विशेष महत्व दिया था। एक अहिंसा, सुने होंगे। तो अहिंसा में किस चीज की हिंसा का विरोध कर रहे थे? मान लीजिए कि अगर वैदिक यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती रही तो क्या हमारा जो कृषि कार्य था, हमारी कृषि पशु आधारित थी, तो क्या हमारे कृषि कार्य को पट्टा लग रहा था? अगर पशुधन का संरक्षण किया जाए या उस समय किया जाता तो दोस्तों क्या कृषि में अधिशेष उत्पादन आता? आप लोग तो इतिहास पढ़े हुए लोग हो। जो लोग खेती करते थे उन्हें गृहपति कहते थे, गुह्यपति। कौन करते थे? ब्राह्मण करते नहीं थे, क्षत्रिय करते नहीं थे, वैश्य करते थे। कौन करते थे? पकड़े रहना। गौतम बुद्ध ने फिर एक बात कही कि जो लोग दास हैं या जो कर्जदार हैं वो बौद्ध संघ में प्रवेश तब तक नहीं लेंगे जब तक कर्ज, ये कर्ज देने वाला कौन था और कृषि कार्य करने वाला भी कौन था? जिसका कर्ज लिए हो अगर उसे लौटा दो तो फायदा किसको होगा? और पशुधन का अगर संरक्षण हो जाए तो भी फायदा किसको होगा? इसलिए पूरा राजस्थान हरियाणा चले जाइए, वैश्य वर्ग ने देखते देखते जैन बौद्ध को अपना लिया। और जैसे जैसे पश्चिम जाएंगे, हमारे यहाँ तो पूरब में धीरे धीरे अब मांसाहारी लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम में चाहे कोई जाति हो, कोई समुदाय हो, लोग शाकाहार अपना रहे हैं, और उधर के वैश्य बिल्कुल मांसाहार नहीं करते। अब समझना, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि गोवध को तुम एक धार्मिक मामला कैसे मान सकते हो? राधा कृष्ण दास का एक उपन्यास है निस्सहाय हिंदू, उसमें एक हिंदू दोस्त है, उसका एक मुसलमान दोस्त है। तो मुसलमान दोस्त कहता है अपने समाज के भीतर जाकर के कि क्या हम यही खाएंगे तो ही पेट भरेगा, और भी खाने के लिए चीजें हैं? ये तो समाज के लिए घातक है कि हम उन्हीं पशुओं को क्यों मार रहे हैं जो हमें ही जिंदा रखते हैं। तो कहते हैं मैथिली शरण गुप्त कि गोवध एक धार्मिक समस्या नहीं है, यह तो सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है। कैसी समस्या है? क्योंकि इससे नुकसान किसका है? और यदि पशुधन का संरक्षण किया जाए तो गोवध से, अब देखिए शब्द है गोवंश। क्या शब्द है? गोवंश में गाय का बेटा भी मतलब कौन, और बेटी भी मतलब कौन, अर्थात फिर कौन? गाय। चलिए, मैथिली शरण गुप्त ने गौतम बुद्ध की तरह ही, मैथिली शरण गुप्त ने गौतम बुद्ध की तरह ही यह माना कि गोवध न केवल एक धार्मिक सामाजिक समस्या है बल्कि आर्थिक समस्या भी है। धार्मिक सामाजिक समस्या है बल्कि एक आर्थिक समस्या भी है। इस रचना का यह संदेश है कि जो समाज आर्थिक रूप से कमजोर हो वो भला स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ भी कैसे सकता है? जो समाज किस रूप से कमजोर हो? आर्थिक रूप से कमजोर हो, वह भला स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ भी कैसे सकता है? किसकी लड़ाई? यह निश्चित है कि गोवध जैसी समस्या से पशुधन का क्षय होता है। और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था इससे दुष्प्रभावित होती है। ऐसे में पशुधन के संरक्षण से ही कृषि का अधिशेष उत्पादन, पशुधन के संरक्षण से ही कृषि का अधिशेष उत्पादन हासिल किया जा सकता है। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सरप्लस प्रोडक्शन। अब देखो क्या निबंध के लिए पंक्तियां हैं भाई। मान लीजिए कि आप ऐसी समस्याओं पे लिखेंगे इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, सांप्रदायिकता छिड़ती है, ये वो ठीक है, अगर आप उसको भी लिखना चाहें लिखिए, लेकिन आत्मा देखो किधर है। इसको लिखते ही समझेगा कि ये पढ़ा नहीं है, जिया है ना। इसलिए प्रश्न कहा जाता है कि अपने मौलिक भावों को रखें। किसे रखें?
तृण मुंह में है दाब कर दीन गायें कह रही, मुंह में घास लेकर के बेचारी मासूम अबला गायें ये कह रही हैं कि अरे भैया हम तो पशु हैं और तुम इंसान हो और तुम घास खाते हो क्या, इतनी अकल नहीं है। तृण मुंह में है दाब कर दीन गायें, दीन मतलब कह रहे हैं हम मनुष्य, हम पशु, तुम मनुष्य और तुम तो मनुष्य हो, मनु की संतान हो, पढ़े लिखे हो, पर है क्या है तुमको योग्य यही। पर है क्या तुमको योग्य यही। तृण मुंह में है दाब कर, मुंह में घास लेके गायें जैसे कह रही हैं कि तुम घास खाते हो क्या, तुम्हारे योग्य घास ही है। नहीं बात समझ में आई? हम तो पशु हैं इसलिए घास खाती हैं भाई, तुम इंसान हो, बुद्धि क्या घास चरने गई है, हमें ही मार दोगे तो तुम्हारे बच्चे क्या पिएंगे क्या खाएंगे, अनाज नहीं होगा दूध नहीं होगा तो बस बजाते रहना बाबा जी का ठुल्लू। क्या बजाना, कितना समझ में आया? ये देखो निबंध का दौर चल पड़ा है, एग्जाम में लिखो, हिंदी में लिखने के लिए ऐसे शब्द होने चाहिए। अब तो आप ही लोग फैसला करो। नीचे गुप्त जी ने यह माना, गुप्त जी ने यह माना कि साहित्य को मनोरंजन और विलास का रास्ता छोड़कर राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उत्थान का रास्ता अपनाना पड़ेगा। साहित्य को मनोरंजन और विलास, पहले साहित्य कैसा था, दरबार में क्या करता था, मनोरंजन, क्या करता था, लोगों की विलास पूर्ति। साहित्य को मनोरंजन और विलास का रास्ता छोड़कर राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उत्थान की दिशा में कार्य करना होगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, सामाजिक राष्ट्रीय एकता के लिए एक राष्ट्र भाषा की भी आवश्यकता पड़ेगी। सामाजिक राष्ट्रीय एकता के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की भी आवश्यकता पड़ेगी। क्या ये सब सपने हैं? बोलो मेरे साथ, साहित्य कैसा होना चाहिए राष्ट्र निर्माण के लिए? क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है? नहीं है। बोलिए हिंदी राजभाषा तो है पर राष्ट्रभाषा नहीं है, इसलिए हम लोग भाषाई आधार पर भी विभाजित हैं। और अंग्रेजों ने क्या किया था, हमें भाषा के आधार पर भी बांटा था, बंगाल का विभाजन। ये अंग्रेज हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए क्या तिगड़म भिड़ाते थे। हिंदुओं की भाषा को कहते थे गंवारू भाषा है, ऐसा नहीं कि इनको मुसलमानों से प्रेम था, और मुसलमानों की भाषा को कहते थे कोर्ट ऑफ हाई स्टाइल, उच्च शैली की भाषा। जानते हो क्यों? किसी को बर्बाद करना हो तो देहात में लोग नारद नीति अपनाते हैं। एक ही बाप के दो बच्चों में अगर फूट डालना हो तो सामने उस पिता के मुंह पे कहो, आपका जो बड़ा वाला है वो छोटा वाला है ना, या थोड़ा उल्टा कर दो, छोटा वाला तो बहुत लायक है और बड़ा वाला नालायक, या बड़ा वाला लायक है छोटा वाला नालायक। अब छोटा वाला इतना उसको पीन मार दो कि बड़े वाले का खून कर देगा अपने आप। लगने लगा देश की जनता को कि ये तो तुष्टीकरण की नीति नहीं है, बल्कि ये वाकई एक को ज्यादा प्रेम करते हैं। अरे अपने हम लोग भी देखें, माँ अगर एक भाई को ज्यादा प्रेम करे तो आपको लगने तो पहले तो इसको ठोको, ये माँ का चहेता है या पिताजी का। ये काम किया था अंग्रेजों ने। तो लिखिए आखिरी बात, भारत भारती का भविष्यत खंड, इसी में भारत भारती का भविष्यत खंड उद्बोधनात्मक है। कैसा है? उद्बोधनात्मक है, जो नवजागरण परक चेतना के संचार के लिए स्वप्नशीलता से भरा हुआ है। स्वप्नशीलता से, सपने से भरा हुआ है कि समाज के सभी वर्ण अपने दायित्व को समझें, सभी वर्ण अपने दायित्व को समझें। साहित्य स्वदेश्य मूलक हो तथा नारी और पुरुष राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ें। ऐसे में पराधीनता के लिए कहाँ स्थान? बोलो। भारत भारती का अतीत खंड अतीत की प्रशंसा करता है, भारत भारती का वर्तमान खंड वर्तमान में पराधीनता के कारणों की चर्चा करता है, और भविष्यत खंड उद्बोधनात्मक है, जगाने वाला, झकझोर कर कि अब जाग जाओ और क्या करो, अपने दायित्वों को समझो। दायित्व कैसे हैं? सामाजिक उत्थान और राष्ट्र निर्माण। कुछ समझ में आया? तो अब 5 मिनट और लगाएंगे इस पर, बताएंगे। अच्छा, कल आपकी सुबह वाली क्लास नहीं रहेगी, 4:30 वाली है, उसमें अगर हो सके तो सब लोग आ जाओ। कल आप लोगों को हिंदी का विकास उसमें पढ़ेंगे, बहुत फायदा करेगा। सुबह मुझे कहीं जाना है, मतलब मैं नहीं आऊँगा कल, माफी चाहता हूँ कल के लिए। 4:30 वाली क्लास रहेगी, ग्रामर वाली नहीं रहेगी, और सुबह ये नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत भारती, और देखा कि किस प्रकार ये रचना द्विवेदी युग की है। किस युग की है? इस रचना की केंद्रीय चेतना नव जागरण परक चेतना है। कैसी चेतना है? क्या काम करती है नव जागरण परक चेतना? बहुत अच्छा, झकझोर कर जगाने का काम करती है। दो संस्कृतियों के बीच तुलनात्मक दृष्टि उत्पन्न करती है कि हमारा अतीत कैसा था और हमारा वर्तमान कैसा है। अतीत यदि स्वर्णिम रहा है तो क्यों ना हम अतीत की प्रेरणा से ही वर्तमान को सुंदर बनाएं। जाहिर सी बात है कि रचना जब लिखी गई 1912 में, उस समय हम गुलाम थे। द्विवेदी युग की काल सीमा 1900 से 1920 था। पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए स्वर्णिम अतीत से जो प्रेरणा ली गई, अतीत का ही फिर से पुनरुत्थान का प्रयास किया गया। ये नवजागरण परक चेतना इसलिए अतीत की प्रशंसा करती है और वर्तमान को संशोधित करने के लिए लोगों को जगाने का काम करती है। राष्ट्रीय जनता को उपदेश देने का काम करती है। क्या देने का काम? समाज को एक करने का काम। मानती है चेतना की जब तक सामाजिक एकता विकसित नहीं होगी तब तक स्वाधीनता हासिल नहीं की जा सकती। यह चेतना मानती है कि जब तक नारी शोषण से मुक्त नहीं होगी तब तक स्वाधीनता की बात बेईमानी होगी। यह चेतना मानती है कि जब तक राष्ट्रीय जनता जाति धर्म सब कुछ भूलकर, संप्रदाय आदि को भूलकर एक स्वर में अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानती, तब तक राष्ट्रीय स्वाधीनता की बात सोची भी नहीं जा सकती। इसलिए भारत भारती में 3 खंड हैं। कितने खंड हैं? अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत की प्रेरणा से वर्तमान को यदि संशोधित कर लिया गया तो भविष्य अपने आप सुगठित हो जाएगा। दोस्तों, अब एक बात उठती है कि इस युग की जो रचनाएं लिखी गई वो एकदम सपाट क्यों है? कोई भी इनका अर्थ क्यों समझ लेता है? हाय अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या? आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सब। ये रचनाएं इतनी सीधी क्यों हैं, इतनी सपाट क्यों हैं? इन रचनाओं में इतनी सहजता क्यों है? तो एक प्रश्न उठा कि द्विवेदी युग की रचनाएं इतिवृत्तात्मक है। कैसी हैं? इतिवृत्त कहते हैं कथा को। किसे कहते हैं? कथा को। बचपन याद कीजिए, दादी नानी हमें कथा सुनाती थी या कविता? अगर दादी नानी कविता सुनाती तो हम लोग एक दिन भी टिकते क्या? हर रात को दादी नानी के पास ही क्यों सोना चाहते थे? ताकि वो कथा सुनाए और हम उसका आनंद ले सकें। अगले दिन सुबह होते ही तड़के हम लोग फिर परेशान करते थे, फिर क्या हुआ उसके बाद राजकुमार का क्या हुआ दादी, बताओ ना नानी। क्योंकि कथा सहज होती है। क्या होती है? कथा आसान होती है। अब यदि कथा सहज है तो जाहिर सी बात है कि द्विवेदी युग के रचनाकारों ने जनता को जगाने के लिए, किसे जगाने के लिए? उद्देश्य था नवजागरण, जनता को जगाना। जनता को जगाने के लिए अर्थात राष्ट्र को उपदेश देने के लिए कथा सहज विधा थी। कैसी विधा थी? कथा को ही दोस्तों जीवन चरित या इतिवृत्त भी कहते हैं। कथा को क्या क्या कहते हैं? रामचरितमानस मतलब राम की कथा, तो कथा को ही चरित कथा या जीवन चरित, उसे ही इतिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास और पुराण में जो पहले से प्रचलित कथाएं थी, उन्हीं कथाओं का सहारा लेकर, कहां प्रचलित थी? राम की कथा बोलो, हरिश्चंद्र की कथा, कृष्ण की कथा, गौतम बुद्ध की कथा, मोहम्मद शाह की कथा, ईसा मसीह की कथा। द्विवेदी युग में लगभग सभी महान पुरुषों पर फिर से रचनाएं लिखी गई। इतिहास और पुराण में जो पहले से प्रचलित कथाएं थीं, उन्हीं ही आधार बनाकर खड़ी बोली में, किसमें? फिर से रचनाएं लिखी गई। यानी कथात्मकता को ध्यान में रखकर, उपदेशात्मकता को ध्यान में रखकर जो रचनाएं लिखी गई सहज थीं, सपाट थीं। कैसी थीं? उनका सीधे अर्थ निकलता था। कैसा अर्थ निकलता था? टेढ़ी मेढ़ी रचनाएं नहीं थीं, इसलिए उन्हें अभिधात्मक रचना कहा गया। कैसी रचना कहा गया? बोलो, जो रचना सीधा अर्थ दे, जिसके शब्द सहज हों, उसे अभिधात्मक शैली कहते हैं। और जिस रचना का अर्थ घुमा फिरा के निकले वहाँ लाक्षणिक या व्यंजना प्रधान शैली होती है। कैसे? शेरों की माद में आया आज सियार, छायावाद की रचना। बोलो मेरे साथ, शेरों की माद में आया आज सियार, जागो फिर एक बार। वहाँ भी देखिए जगाया गया, छायावाद में भी क्या किया गया, लेकिन रचना सीधी नहीं थी, अभिधात्मक नहीं थी, लाक्षणिक थी। शेर कोई और नहीं, भारतीय जनता। कैसी जनता? और सियार कोई और नहीं, अंग्रेज चोर। शेर जब सो जाता है तो सियार चुपके से उसका शिकार चुरा लाता है। देखिए, लक्षण से अर्थ निकाला जा रहा है। शेर का लक्षण क्या है? निडर होना। और सियार का लक्षण क्या है? धूर्त होना। तो अंग्रेजों ने, इन धूर्तों ने हमें बेखबरी के दौर में जीत लिया। इतिहास में पहले प्रश्न आता था, अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में, और इसीलिए हम सो रहे थे। क्या कर रहे थे? तो जो सोवत है सो, जो जागत है सो, फिर से जागना, नौ जागरण, उठ जाग मुसाफिर। देखो, उस दौर में भजन और गीत भी ऐसे थे। पराधीनता के दौर में भजन और गीत भी ऐसे लिखे जा रहे थे जिससे जनता को जगाया जा सके, झकझोरा जा सके। तो बोलो मेरे साथ, द्विवेदी युगीन रचनाएं जिस दौर में लिखी गई, उस समय जनता बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, अशिक्षित जनता थी। इस अशिक्षित जनता को झकझोरने के लिए, उपदेश देने के लिए, पराधीनता के विरोध में जगने के लिए या जगाने के लिए जो रचनाएं लिखी गईं वो कथात्मक थी। कैसी थी? उपदेशात्मक थी। कैसी थी? इतिवृत्तात्मक थी, सहज थी। कैसी थी? सपाट थी, सीधा अर्थ देती थी, अभिधात्मक थी। इसी शैली को दोस्तों इतिवृत्तात्मक शैली कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं? अर्थात इन रचनाओं में लाक्षणिकता का, बोलो मेरे साथ, गंभीर अर्थ का, कला मूल्यों का,
अभाव था। अब छोटे बच्चे को जाके कहिए बेटा आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म है, तो समझेगा बेटा पेट में चूहे दंड पेल रहे हैं, तो समझेगा। कैसे पूछना पड़ता बेटा भूख लगी है, तो तुरंत बोलता हाँ। आम जनता इक्वल टू छोटा बच्चा। अगर छोटे बच्चे को आप कोई भी बात लाक्षणिक कहेंगे, समझेगा। अब छोटे बच्चे को बुला के कहो चोर की दाढ़ी में तिनका, तो बोलेगा लेकिन मेरी तो दाढ़ी नहीं है। क्या कहेगा? मेरी दाढ़ी नहीं है। इसलिए उस समय की राष्ट्रीय जनता कम पढ़ी लिखी थी, साक्षरता दर बहुत कम। ऐसे में उस जनता को जगाने झकझोरने के लिए, पराधीनता से मुक्ति दिलाने के लिए जो रचनाएं लिखी गई उनमें कला मूल्यों का अभाव था, लाक्षणिकता का अभाव था। रचनाएं कैसी थी बोलो? कैसी थी? कैसी थी? कैसी थी? अरे हाँ ना, तो क्या इसे लिखा जाए? लिखिए। फोटो बना लिए तो बना लो, नहीं बनाए तो बनाओ। है ना? जो हिंदी साहित्य पढ़ा हो, जीएस उसका तो ऐसे आसान हो जाता है। निबंध 250 नंबर चुपचाप ले जाइए। नीति शास्त्र बड़े इत्मीनान से कीजिए। आजकल आप देखिए जीएस में हिंदी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कई सिंपल सिंपल प्रश्न। जैसे आज जातियों का आयाम बदल गया, पिछले साल का प्रश्न था जीएस में, है ना? देखो ये तो 3 साल पहले भी मैंने सुना था, मैं अपने दौर में भी सुना था। 96-97 भी मैंने सुना था, ताकि आप हिंदी मीडियम वालों को आराम से सुस्ताने दिया जाए और इंग्लिश मीडियम वाले फिर निकलते जाए। और ये सब कौन करते हैं? जो अपनी संस्था में ऑप्शनल बंद करके जीएस पढ़ाने लग गए हैं, ये उन लोगों की करामात है। 2012 में भी कुछ नाला उस पार वाले बड़े भाई साहब लोगों ने ये काम किया था। 2012 में ये काम किया था। क्या किया था? और इतना ही नहीं, 2016-17 में भी तुम्हें डराया गया था कि बस इसी साल हो रहा है। अगर किसी को याद हो तो करेंगे क्या आप लोग? बैठ जाएंगे ये सोच के कि पढ़ना नहीं है, फिर जीएस सिर्फ पढ़ेंगे, समझना। क्योंकि में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मेंस तैयार नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। सरकार ने एक बार, यूपीएससी ने एक बार उम्र घटाई थी, खामियाजा 2 साल और बढ़ा के देना पड़ा। पता नहीं याद है कि नहीं आप लोग? 30 से 28 करने चली थी सरकार, 2 साल और बढ़ाना पड़ा 25। जा ऐसे ही आरक्षित श्रेणियों की भी उम्र बढ़ी, यानी सबको फायदा हो गया। कोई भी ऐसे सर्कुलर को जारी करने से पहले 3 साल का एक आपको नोटिस दिया जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतने बुद्धू बतासा हो कि 3 साल में सिलेक्शन ना लो। हमारे देहात में एक शब्द है गोबर गणेश हो, तो क्या 3 साल में भी नहीं बन सकते? जब सूचना मिलेगी तब, अभी मिली नहीं है। ये ऐसी संस्थाएं हर साल उठाती हैं। जीएस पढ़ाने वाली संस्थाएं जिनको लगता है कि ऑप्शनल हमारा चल नहीं रहा या नहीं चलाना है, या खास करके जो शिक्षक ऑप्शनल से जीएस की ओर स्विच करते हैं, वैसे अफवाह उड़ाते रहते हैं। तो हम तो हर साल, और आज क्या मुझे याद है कि मैं 1996 में सुना था। कब सुना था ये बात? आई कहाँ से? नाला उस पार से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? थोड़ी देर पहले क्या कहा था? बंद करो उसको। लिखिए, भारत भारती खड़ी बोली में लिखी गई इतिवृत्तात्मक शैली की रचना है। भारत भारती खड़ी बोली में लिखी गई इतिवृत्तात्मक शैली की रचना है। इतिवृत्त का अर्थ कथा होता है। इतिवृत्त का अर्थ क्या होता है? कथा होता है। ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर द्विवेदी युग में ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर द्विवेदी युग में फिर से रचनाएं लिखी गई। यह समझा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन साहित्य का उद्देश्य नवजागरण परक चेतना का प्रसार था। द्विवेदी युगीन साहित्य का उद्देश्य किसका प्रसार था? नवजागरण परक चेतना का प्रसार था। उस समय की राष्ट्रीय जनता कम पढ़ी लिखी, उस समय की राष्ट्रीय जनता कम पढ़ी लिखी थी। इतना ही नहीं, खड़ी बोली का भी नया प्रसार हुआ था। ऐसे में नया प्रसार हुआ था। ऐसे में यदि उसमें कोई गंभीर कलात्मक और लाक्षणिक बात लिखी जाती, गंभीर कलात्मक और लाक्षणिक बात लिखी जाती, तो आम जनता की समझ से परे होती। यही वजह है कि रचनाकारों ने
कथाओं का सहारा लेकर, कथाओं का सहारा लेकर यशोधरा कौमा साकेत, दोनों किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त। तथा प्रिय प्रवास जैसी, प्रिय प्रवास जैसी रचनाएं लिखी। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके। कथा कहने की शैली को, कथा कहने की शैली को आख्यान मूलकता, कथा कहने की शैली को आख्यान मूलकता कहते हैं। द्विवेदी युग के रचनाकारों ने घटना प्रधान तथा कथा प्रधान रचनाओं, द्विवेदी युग के रचनाकारों ने घटना प्रधान तथा कथा प्रधान रचनाओं का सहारा लेकर सामाजिक राष्ट्रीय जागरण का नैतिक उपदेश दिया, सहारा लेकर सामाजिक राष्ट्रीय जागरण का नैतिक उपदेश दिया। यही वजह है कि गुप्त जी की रचना भी अभिधात्मक, सहज तथा सपाट शैली में लिखी गई। यही वजह है कि गुप्त जी की रचना भारत भारती भी, यही वजह है कि गुप्त जी की रचना भारत भारती भी अभिधात्मक, सहज और सपाट शैली में लिखी गई। इतिवृत्तात्मक शैली की रचना है। अभिधात्मक, सहज और सपाट शैली में लिखी गई इतिवृत्तात्मक शैली की रचना है। उन्होंने भारत भारती के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय जनता को बल्कि साहित्यकारों को भी यह संदेश दिया कि रचनाएं अब श्रृंगारिक तथा अलंकार प्रधान लिखने की जगह, रचनाएं अब श्रृंगारिक तथा अलंकार प्रधान लिखने की जगह राष्ट्रीय सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखी जाएं, उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखी जाएं। अर्थात भारत भारती जनता ही नहीं, साहित्य वर्ग को भी दायित्वों से परिचित कराती है। साहित्य वर्ग को भी, यानी साहित्यकारों को भी दायित्वों से क्या कराती है? मिटाम दोस्तों, दो कविता लिखनी है। देखो द्विवेदी युग की कविताएं कितनी आसान है। एक तो आपको बहुत आसानी से याद हो गया, न केवल मनोरंजन ही, बोलो, कवि का उसमें उचित उपदेश का भी। तो इसको एक बार और लिख लो, याद हो जाए। गाय भैंस देखे हो, दो तरह की गायें होती हैं। एक चुपचाप नाक डुबा के अपने नाद में सानी खाती है, कहीं नहीं देखती आसपास। नाद जब खत्म होता है तो मुंह उठा के आराम से पागुर जुगाली करती है, देखना एकदम हट्टी कट्टी। और एक दूसरे प्रकार की गैया होती है, वो अपना नहीं खाती है, पड़ोसियों का झांकती रहती है, कभी पूंछ उठाएगी, कभी सींग हिलाएगी, हड्डियाँ एकदम देखती रहती हैं। आप अपने नाद में नाक मुंह डुबा के चुपचाप सानी खाओ। हिंदी मीडियम वो सींग हिलाने वाली गैया की तरह हो गया है। अच्छा, हम लोग भी क्या करें? लगता है कि इतने बड़े घर से सूचना आई है, जरूर बात में दम, क्योंकि उस गुरु जी ने क्लास में कह रखा है कि मैं तथाकथित सेलेक्ट हूँ। मेरे ससुर जी, मेरे दामाद जी, मेरे बच्चे, मेरे पूरे परिवार के लोग यूपीएससी में, हर घटना मुझ तक आती है। दम अफवाह है। ये इतनी सीक्रेट चीज़ें होती हैं कि उस पैनल में बैठे लोगों को सख्त हिदायत होती है कि कोई भी बात अपने से आप नहीं कहेंगे। कुछ लोग तो यहाँ घोषणा कर देते हैं इस शुक्रवार को रिजल्ट आ रहा है, और उस शुक्रवार को ना तो रोजा होता है ना जुम्मा होता है, पता चलता है कि 10-20 शुक्रवार चल गए। मत सुनो, हमारे जैसे लोगों की क्या औकात है, हम कहाँ जाके सुनें, किसकी बात सुनें? और हमें कौन बताएगा? यूपीएससी मुझे बुला के बताएगी क्या? मैं हूँ कौन? यूपीएससी सच पूछो तो संस्थाओं से बैर रखती है, तो इन्हें क्यों वो सूचना देगी कि हम क्या करने जा रहे हैं? और ये हर साल फैलाते हैं। तो हाँ, मनगढ़ंत क्या बोलते हैं? तो बोलो, न केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए। गुप्त जी भी यही सिखा रहे थे, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। दूसरा, जो लोग पहले दरबार में रचना लिखते थे उनकी रचनाएं कला मूल्यों से युक्त थीं या रहित थीं? क्योंकि उनकी रचनाओं में अलंकार था, चमत्कार। तो देखो, उनको फटकारते हुए, करते रहोगे पिष्ट पेषण,
कब तक हे कवि वरुण, कचकूच कटाक्षों पर, अब तो जीते जी ना मरो। इसमें एक शब्द गलत है, इस नीचे वाले में, इधर के बाद ये जी सही है, जीते छोटी से, किस जीत का अर्थ? हाँ, यहाँ जीना, जीना कैसे लिखते हैं? जीते जी ना मरो। क्या कर रहे थे रीतिकाल के श्रृंगारी कवि? नायिका के नयन, नक्श, हाँ, स्तन, शरीर के एक एक अंगों का चित्रण कर रहे थे। कचकुच कटाक्षों को, आंख के पैनों को, कोरों को कटाक्ष कहते हैं। कचकुच कहते हैं स्तन को, गाल को। रीतिकाल के कवि क्या कर रहे थे? नायिका भेद, नायिकाओं के एक एक अंग का तो नखशिख, तो नाखून से लेकर शिखा तक वर्णन कब तक करते रहोगे? कब तक अलंकार और कला के सहारे जीते रहोगे? इसलिए अब कैसी कविता हो? दरबार में मनोरंजन छोड़ो और क्या करो अब? राष्ट्रीय जागरण की कविता लिखो। पिष्ट पेशन, पीसे हुए को पीसना। जैसे चुंगम चबाते रहते हैं हम लोग, तो बेचारी की जान 2 घंटे पहले ही निकल चुकी थी, फिर भी चबाते रहते हैं। कुछ लोग तो 24 घंटे एक ही चुंगम लेके पार कर देते हैं। कुछ लोग तो सुबह बिना ब्रश किए सिर्फ चुंगम लेके ही क्लास आ जाते हैं। सही है ना? पढ़ के देखो। नहीं, पृष्ठ कहते हैं पीछे को, पीठ से बना है। क्या किससे बना है? आप अपने पन्ने को पृष्ठ इसलिए कहते हो क्योंकि उसे बदलते हो, उसमें आप पीटीओ लिखते हो ना, प्लीज टर्न ओवर, पीठ दिखाना है ना। इसी से पीठ, इसी से एक शब्द बना है पीठासीन अधिकारी। सुने हो? जो अधिकारी बार बार पीठ बदल ले। भारत में उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। कभी वो राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर पीठ टिकाता है, कभी वो राष्ट्रपति की कुर्सी पे। पीठ आसीन, किस कुर्सी पर आपने पीठ रखी है? जो लोग एक्टिंग ड्यूटी करते हैं, जैसे इलेक्शन के दौर में स्कूल के मास्टरों को प्रोसाइडिंग ऑफिसर बना के भेजा जाता है, उन्हें भी पीठासीन अधिकारी। वास्तव में वो अधिकारी नहीं, सिर्फ पीठ रख रहे हैं। तो इससे बना पीठ, वो है पृष्ठ। और पिष्ट का अर्थ है पीसना। पिष्ट पुनः पेषण, पीसना, पीसे हुए को फिर से पीसना। जो काम पहले दरबारी कवि कर रहे थे, अगर वही काम फिर से किया जाए तो इसे पिष्ट पेषण। पुराने तर्ज पर चलना, परंपरा का निर्वाह। देखिए तो अब इसमें एक शब्द आएगा आख्यान मूलकता। बोलो ख्याति, जो प्रसिद्ध हो उसी की कथा कहना, आख्यान मूलकता। तो द्विवेदी युग के रचनाकारों ने क्या किया? पहले से जो इतिहास और पुराणों की कथाएं प्रचलित थीं, गौतम बुद्ध की कथा प्रचलित थी ना, तो उन्हीं के आधार पर यशोधरा। क्या राम की कथा प्रचलित थी? तो साकेत, साकेत का अर्थ अयोध्या होता भी है। क्या कृष्ण की कथा प्रचलित थी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास लिखा। बोलो इतिहास और पुराण में पहले से प्रचलित ख्याति प्राप्त कथाओं को, इतिवृत्तों को, जीवन चरित्रों को आधार बनाकर राष्ट्रीय जनता को जगाने के लिए फिर से ऐसी कविताएं लिखी गई, उपदेशात्मक, कथात्मक। ऐसी शैली को क्या नाम दिया गया? एक सांस में पढ़ जाओ, कुछ पूछना है पूछो। प्रिय का प्रवास, गोपियों का प्रिय कौन? कृष्ण। तो बलम परदेसी हो गए। कैसे? गोकुल छोड़ के मथुरा चले गए और मथुरा छोड़ के भी द्वारिका चले, द्वारिकाधीश। अब गोपियाँ इधर तड़प रही हैं, किसके लिए? और कृष्ण अंत अंत तक लौट कर कभी, तो किसका प्रवास हुआ? एक ही चीज़ है। इतिवृत्त यानी कथा, जीवन चरित्र यानी कथा। इसलिए रामचरित का अर्थ ही होता है राम की कथा, मानस जो मन पर असर डाले। तो जीवन चरित्रों, जीवन वृत्तों, कथा वृत्तों का सहारा लेकर इतिवृत्तों का, आप लोग ऐसे भी इतिहास का डेफिनेशन देते हो, इति और हास। इति मतलब बीती हुई, हास मतलब कहानी सुनाते हो ना। वास्तव में इति का अर्थ ही होता है कथा। इति का क्या अर्थ होता है? और उसका समापन। इसलिए पूजा पाठ में इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्त, सुने हो? तो इति श्री हो जाना, अर्थ से लेकर इति तक, आरंभ से लेके अंत तक। कैसा लगा? पढ़ के देखे, बोलो बोल बोल के। कोई बोली अभी नई नई जन्मी हो तो उसमें आप लोग कोई गंभीर बात कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए दिल्ली में आप नए नए आए हो, दिल्ली में, हाँ बोलो, तो क्या होगा उसका? तो बोलेगा मारिंग लाठी फोड़िंग कपार भागिंग कहते कहते। दिल्ली में आप लोग आए और कोई आपसे एकदम गहन पंजाबी बोलना शुरू कर दे, तो क्या होगा? इसलिए पहले आराम से छोटे छोटे शब्द सीखते हैं। तुसी कैसे हो? असी चंगे हैं, और क्या हाल है? तो आप कहते हो दसो, तुसी दसो। छोटे छोटे शब्द सीख गए, फिर हो सकता है थोड़ा गंभीर बात बोलना सीख लें। अभी अभी तो खड़ी बोली जन्मी थी। जनता को अगर इसमें कलात्मक बातें सिखाई जाती तो बाउंस हो जाती बात। इतना ही नहीं, खड़ी बोली का अभी नया नया प्रसार हुआ था। ऐसे में कोई गंभीर कलात्मक और लाक्षणिक बात लिखी जाती तो आम जनता की समझ से परे होती। यही वजह है कि रचनाकारों ने कथाओं का सहारा लेकर यशोधरा, साकेत तथा प्रिय प्रवास जैसी रचनाएं लिखी। कथा कहने की शैली को आख्यान मूलकता कहते हैं। द्विवेदी युग के रचनाकारों ने घटना प्रधान तथा कथा प्रधान रचनाओं का सहारा। कैसी रचनाएं थी? घटना प्रधान, कथा प्रधान। जब आप पिताजी या दादाजी के पास होते हैं तो दादाजी एक कथा सुनाते हैं, घटना। भगवान कृष्ण ने कानी उंगली पर गोवर्धन उठा लिया। ये घटना क्यों सुनाई गई? ताकि आप लेसन ले सकें।
दादाजी सुनाते हैं या पिताजी कि भगवान श्री राम पिता के कहने पर वनवास चले गए। क्यों घटना सुना रहे हैं आपको, और एक तू नालायक है जो मेरे इतना कहने पर भी ये काम नहीं करता। तो कथा और घटना प्रधान रचनाएं लोगों के जेहन पर असर डालती हैं। क्या डालती हैं? इसी का सहारा लेती हैं। अक्सर पिताजी को सुनना कि एक मैं था, पिताजी मुझे बचपन में साइकिल भी नहीं खरीद के दिए थे, एक तू है। कभी स्प्लेंडर मांगता है, कभी पल्सर मांगता है, कभी इंटाइसर मांगता है, कभी इनफील्ड मांगता है। अरे हम लोग तो गांव में समाचार पत्र भी नहीं देखे थे और तुम समाचार पढ़ने के लिए लपू टप्पू मांगता है। क्या मांगता है? हाँ, लैपटॉप मांगता है। हमारे पिताजी बेटा हमको घड़ी भी नहीं दिए थे, और तुम कौन सा वॉच, क्या वो स्क्रीन में लगा के घूमते हो, स्मार्ट वॉच लेके घूमता है। हमारे पास तो चप्पल तक नहीं थी। एक भाई साहब को देखो, एडिडास और रिबॉक से नीचे बात ही नहीं करते हैं। हाँ, रिबॉक और एडिडास, हरियाणा का था एडिडास, विदेश जाके एडिडास हो गया। बिहार के थे प्रभुनाथ चौबे, लंदन गए और प्रोवोक हो गए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। असल नाम क्या था? प्रभुनाथ चौबे। क्या हो गए? अरे अपने बिहार का संदीपुआ कब सैंडी हो जाए कोई भरोसा है? हाँ, जो आजकल सबसे हिट एक, हाँ मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल, कब हम कोलंबस हो जाएं, कब हम, तो मूलतः हम ही हैं। बस ये आपको झांसा दिया गया है। एक आजकल हीरोइन खूब टॉप पे चल रही है, मैं बेबी डॉल सोने दी। अरे इधर ही पंजाब की कहीं की थी, कुछ अलग हैं, फिर भी नालायक लोग पढ़ते नहीं। तो पुरानी, बोलो पुरानी अर्थात पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का सहारा लेकर द्विवेदी युग के रचनाकारों ने जनता को जगाया। आख्यान मूलकता, बोलो, कथा प्रधान, घटना प्रधान, इतिवृत्तात्मक, सहज, सपाट। देखना पिताजी जब आपको कोई उपदेश देना होता है तो एकदम अपनी बोली में देते हैं, और जब डांटना होता है तुरंत अंग्रेजी बोलने लगते हैं। सिर्फ आप धमकी सुनिए, बात ना समझ में आए तो आदमी भाषा बदल लेता है। गौर करना घर में, जैसे आपको डांट के पढ़ने के लिए कहना हो तो पिताजी कहते हैं गेट आउट ऑफ हियर, गो एंड स्टडी। लेकिन जब कुछ आपसे काम लेना हो, उपदेश देना हो, तो पिताजी तुरंत अपनी बोली में हिने आवो, बड़े प्यार से बैठाते हैं। इसलिए द्विवेदी युग के रचनाकारों ने उपदेश के लिए खड़ी बोली को चुना ताकि जनता समझ सके, सहज शैली को चुना। अब भी नहीं बात समझ में आई? 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के? बोलो, हर शब्द अर्थ देता है। अर्थ देने की शैली को ही शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति पारिभाषिक अर्थ देती है, शास्त्रीय अर्थ देती है, मुख्य अर्थ देती है। कैसा अर्थ देती है? बोलो, हर शब्द का एक शास्त्रीय अर्थ होता है। जैसे वनस्पति शास्त्र में कमल कहने का क्या अर्थ है? एक फूल। जैसे खगोल शास्त्र में चांद कहने का क्या अर्थ है? रात को उगने वाला एक ग्रह, एक तारा, उपग्रह। अरे हाँ या ना? प्राणी शास्त्र में ऊंट कहने का या हाथी कहने का क्या अर्थ है? हाथी एक विशाल जीव, ऊंट एक पानी पीने वाला अधिक रेगिस्तान का जीव। तो बोलिए, अभिधा शब्द शक्ति शब्द के मुख्य अर्थ को देती है, जहां आपको बदलना नहीं है। ऊंट आ रहा है मतलब साफ साफ एक ऊंट आ रहा है ना? चांद निकला है मतलब चांद निकला है। बोलिए, लक्षणा शब्द के लक्षण से अर्थ उद्घाटित करती है। हाथी का लक्षण क्या है? भारी भरकम, मोटा। अब मान लीजिए कि आपका कोई भारी भरकम दोस्त आ रहा है, तो आपने कहा देखो हाथी आ रहा है। कौन आ रहा है ना? अब मान लीजिए आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, आपको अच्छी लगती है, और आपने सुबह सुबह उसे देखा अपनी बालकनी से, और तुरंत कहा अरे आज तो दिन में ही गली में चांद निकला। चांद का लक्षण क्या है? तुम सब लोग अपने हाथ में ऐसे क्या देखते हो? चांद मिलेगा, खबरदार कभी कभी सूरज उगाता है। तो जैसे ही कहा कि चांद निकला अर्थात सुंदर लड़की निकली। और मान लीजिए आपके घर के पास से कोई बहुत लंबा आदमी जा रहा है, आप कहते हैं ये ऊँट कहाँ जा रहा है? तो बोलिए, किसी शब्द के लक्षण से अगर उसका अर्थ निकाला जाए तो उसे लक्षण, यहाँ मुख्य अर्थ नहीं निकलता। मान लो कोई तुम्हारा पतला दुबला दोस्त आ रहा हो तो कहते हैं ये मच्छर, कहाँ जा रहे हो? वास्तव में मच्छर या माचिस की वो पतली लड़कियों को कहते हैं, है ना? सूखा पत्ता, माचिस की तिल्ली। हाँ, मतलब आप लोग जैसे कह लें, मैं आपके लिए भी लड़कियां सोच के रखी होंगी, तो पूछना होगा ना उनसे। तो समझना, ये लक्षण है। व्यंजना व्यंग प्रधान शक्ति है। इसका अर्थ बार बार बदलता है। इसका अर्थ क्या होता है? और ये कहने वाले और सुनने वाले के बीच छिपा रहता है। मान लीजिए पिताजी 9:30 बजे ऑफिस जाते हैं, तो उन्होंने माँ को कहा कि अरे मैडम देखिए 9:30 बज गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑफिस जाना है। अगर आप माँ से कहें माँ 9:30 बज गए मतलब स्कूल जाना है या साधना IAS जाना है, कहाँ जाना है? हिंदी की क्लास चलने वाली है। तो दोस्तों, जो व्यंग प्रधान शक्ति है वही व्यंजना है। मान लीजिए 2 दोस्त एक दिन बतरा घूमने आए। ये बतरा है, एक दोस्त को भीड़ ने कूट दिया, फिर आप दोनों लौट करके अपने पीजी में चले गए। अब 3-4 दिन बाद उस दोस्त ने आपसे भी पंगा लिया, तो आपने सिर्फ एक शब्द कहा, बतरा याद है ना? मतलब
मैं भी कूट दूंगा। अब बाकी लोग पूछ रहे क्यों, क्या हुआ, बता रहे नहीं तुम नहीं समझेगा। अरे हुआ क्या, अरे वैसे हम और ये बतरा जा रहे थे, एक दिन इसको कुछ पैसे मिले थे तो इसने मुझे नहीं दिए थे तो मैंने इसको गाली दिया था। कहने और सुनने वाले, मान लीजिए एक आदमी खेतों में भैंस चरा रहा है और उसे कोई कह रहे 6 बज गए, तो इसका मतलब क्या होगा। अब मान लीजिए एक व्यक्ति स्कूल में पढ़ा रहा है, अब चपरासी को उसने कहा 6 बज गए, तो चपरासी क्या करेगा, स्कूल को लॉक करेगा, है ना। जैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, अगर उससे कोई कहे 6 बज गए तो क्या करेगा, हो सकता है अवकाश ले या काम छोड़ के आए। तुम लोग आपस में जैसे कहते हो यार 6 बज गए, मतलब शाम को कहाँ जाना है, हाँ वहाँ भी जा सकते हो, रोका थोड़ी है आपको, ठीक है। तो ये है व्यंजना शक्ति। बोलो अभिधा शब्द शक्ति में शब्द सीधे अर्थ देता है, चांद, पंखा। और मान लीजिए कोई कहे यार तू पंखा है क्या, तो यहाँ पंखा कैसा शब्द बनेगा, अभिधा या लक्षण। पंखे का लक्षण क्या है, इर्द गिर्द घूमना, तो फैन या पंखा क्या करता है, इर्द गिर्द नाचता है उसी के। हाँ, तो बोलो द्विवेदी युग की कविताएं सीधा अर्थ देती हैं, मुख्य अर्थ देती हैं, शास्त्रीय पारिभाषिक अर्थ देती हैं, इसलिए अभिधात्मक हैं। कैसी हैं, अभिधात्मक। छायावाद की कविताएं बोलो लाक्षणिक हैं, तथा नई कविता बोलो और प्रयोगवाद आदि में व्यंजनामूलक कविताएं लिखी गई, व्यंग किया गया। कविता सुनना सांप, तुम सभ्य हुए तो नहीं, सीखा नहीं नगरों में बसना। एक बात पूछूं, सच सच बताओगे विष कहाँ से पाया, जानते हो किस पे व्यंग है, शहरी लोगों पे, क्योंकि ये शहरी लोग विषैले, कब डंग मार दें कब डस लें। तो सांप से कभी ये पूछते हैं कि अरे तुम तो जंगल में रहने वाला है, तू शहर आया नहीं, शहर आके कभी अंग्रेजी नहीं बोला, कभी कोट पैंट नहीं पहना, कभी मोबाइल नहीं रखा, कभी व्हाट्सएप का प्रयोग नहीं किया, धूर्त कैसे हो गया तुम, कहाँ से डसना सीख लिया, विष कहाँ से पाया। तो शक्ति को कौन सी शक्ति कहते हैं, बोलो जब भी दुश्मन मजबूत हो तो उसके खिलाफ कविता अभिधात्मक नहीं होती, कविता कैसी होती है। इसलिए छायावादी कविता लाक्षणिक, इसलिए भक्ति काल की कविताएं लाक्षणिक, क्योंकि सामंती समाज था, शोषण था, इसलिए कबीर जैसे लोग उलट बांसी कैसी कविता लिखते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक डालिए नागार्जुन, और पढ़ाते हैं। कुछ कविताएं तो 1-1, 2-2 दिन की हैं, कुछ कविताएं जैसे कबीर और सूर 9-9 दिन 8-8 दिन क्लास चली है ना। हो गया, अब जरूर क्या तो ऊपर लिखे हो ना, देखो। भारत भारती की केंद्रीय चेतना नवजागरण परक चेतना है, तर्क और उदाहरण सहित चर्चा करें। भारत भारती की केंद्रीय चेतना नवजागरण परक चेतना है, तर्क और उदाहरण सहित चर्चा करें। दूसरा, भारत भारती का अतीत खंड भारतीय स्वर्णिम अतीत की गौरव गाथा है। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? भारत भारती का अतीत खंड भारतीय स्वर्णिम अतीत की गौरव गाथा है, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? तीसरा प्रश्न, क्या भारत भारती में गुप्त जी की चेतना, क्या भारत भारती में गुप्त जी की चेतना हिंदूवादी और संप्रदायवादी रही है? हिंदूवादी और संप्रदायवादी रही है। तर्क तथा उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि करें। तर्क तथा उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि करें। नेक्स्ट, भारत भारती इतिवृत्तात्मक शैली में लिखी गई उपदेशात्मक रचना है। भारत भारती इतिवृत्तात्मक शैली में लिखी गई उपदेशात्मक रचना है। तर्क सहित चर्चा करें। तर्क सहित चर्चा करें। नेक्स्ट, भारत भारती हिंदी की बिंदी है अथवा आधुनिक हिंदी की गीता है, इस कथन की समीक्षा करें। भारत भारती हिंदी की बिंदी है अथवा आधुनिक हिंदी की गीता है, इस कथन की समीक्षा करें। इस कथन की क्या करें? अथवा आधुनिक हिंदी की गीता है, आधुनिक हिंदी की गीता है, इस कथन की समीक्षा करें। एक और आखिरी, भारत भारती आज भी प्रासंगिक है। यह हर दौर में भटके हुए को राह दिखाने वाली तथा सोते को बोलो झकझोर कर जगाने वाली रचना है। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? दोस्तों, अब यहां से जितनी भी कविताएं हैं, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? अब यहां से जितनी रचनाएं हैं, चाहे वो नागार्जुन,
चाहे वो निराला की रचनाएं, चाहे वो प्रसाद जी की कामायनी, चाहे असाध्य वीणा या मुक्तिबोध की रचना ब्रह्म राक्षस, इसमें से कोई भी रचना आपके मिस करने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप 2 चीज़ लेने जा रहे हैं, 250 नंबर के निबंध और नीति शास्त्र, दोनों में इनका बड़ा ही योगदान है। आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस देखते जाना। नागार्जुन की 3 रचनाएं पढ़नी है। मात्र 8 लाइन की कविता है। बादल को घिरते देखा है और हरिजन गाता। आपके जीएस में मार्क्सवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद ये सब जुड़ गया है ना। नागार्जुन का संबंध प्रगतिवादी धारा से रहा है। गुप्त जी का संबंध किस धारा से रहा है? गुप्त द्विवेदी युग से। किस युग से? और नागार्जुन का संबंध किस युग से रहा है? जिसकी काल सीमा 1936 से 1943 तक रही है। इसकी काल सीमा 1936 से 1943 तक रही है। हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद पर मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव पड़ा। मन हो तो लिखते जाइए, नहीं मन हो तो सुन के याद रखिए, आप लोग जिसमें सक्षम हो। नागार्जुन का संबंध प्रगतिवादी युग से रहा है। नागार्जुन का संबंध प्रगतिवादी युग से रहा है। प्रगतिवाद पर मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव पड़ा। प्रगतिवादी कवियों में 3 रचनाकार अत्यंत चर्चित हुए। पहले बाबा वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, पूरा नाम क्या था? दूसरे केदारनाथ अग्रवाल, प्रकृति के बहुत बड़े रचनाकार, लेकिन इनमें सबसे सर्वोपरि नागार्जुन को चर्चित हुए। और तीसरे त्रिलोचन सिंह रावत, नहीं, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, एक कैरेक्टर का नाम याद आ गया। महाभोज पढ़ोगे तो उसमें एक लोचन भैया, उनका नाम है त्रिलोचन सिंह रावत। तो वासुदेव सिंह त्रिलोचन ये नारी सशक्तिकरण के बहुत बड़े रचनाकार थे। किसके रचनाकार थे? जिस प्रकार 20वीं शताब्दी के, मत लिखो, जिस प्रकार 20वीं शताब्दी के, कैसे कैसे सवाल करते हो तुम लोग, व्हाट इट डज मीन। क्लास शुरू होने से पहले जितेंद्र का एक सवाल था, गला भी दुखा, उसका कोई मतलब भी नहीं। अब तुम लोग पूछते हो लिखे, अरे मैं गाली भी दूंगा तो लिख लोगे तो परीक्षोपयोगी होगी गाली, कसम से। अगर मैंने किसी को कोई गाली भी दी तो आप लोग लिख लो, क्योंकि वो आलतू फालतू गाली नहीं होगी, परीक्षोपयोगी गाली होगी। जिस प्रकार जो लोग एक बार में बात नहीं सुनते वो छुट्टी के दिन भी क्लास आते हैं, और जो लोग एक बार में बात नहीं सुनते कि कॉपी यहाँ की मिलती है वो अपनी कॉपी पे लिखते हैं, और उनकी गर्दन जिस रोज मैं काट दूँ, तो ऐसे लोगों को मैं 1 नंबर बदतमीज, अमर्यादित, फूहड़ और अश्लील मानता हूँ। क्या मानता हूँ? ये चारों गालियाँ लिख लेना। महाभोज के भूमिका में ये चारों गालियाँ हैं, है ना। मन्नू भंडारी कहती हैं जब घर में आग लगी हो, बोलो, तो व्यक्तिगत जीवन की चर्चा करना कुछ हद तक अश्लील, फूहड़ और अमर्यादित होने के साथ साथ हास्यास्पद लगने लगता है। जिस प्रकार 20वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में, जिस प्रकार 20वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में प्रेमचंद की प्रगतिशीलता साहित्य जगत में चर्चित हुई। 20वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में, दशक समझते हैं, 10 ईयर्स, डिकेड, दशक। बोर्ड पर देखो, प्रेमचंद 1907 सोजे वतन, और 1936 में प्रेमचंद गोदान लिख करके उसी साल। तो बोलो, जिस प्रकार 20वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में प्रेमचंद की प्रगतिशील चेतना उजागर हुई, प्रतिष्ठित हुई, चर्चित हुई, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी, उसी प्रकार शुरुआती 3 दशकों में प्रेमचंद की प्रगतिशीलता साहित्य जगत में चर्चित हुई या प्रतिष्ठित हुई, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी के चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें दशक में, 20वीं शताब्दी के चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें दशक में नागार्जुन अपनी प्रगतिवादी और जनवादी चेतना के लिए चर्चित हुए। क्या हुए? प्रगतिवादी और, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, एकदम छोटा बच्चा बन जाइए। यहाँ से एक सवाल हर बार आएगा, नागार्जुन नहीं आएंगे तो प्रगतिवाद से प्रश्न आएगा। जो प्रगतिवाद है, अगर वही मार्क्सवाद है
तो मार्क्सवाद के केंद्र में सर्वहारा है। सर्वहारा का शाब्दिक अर्थ किसान, मजदूर या शोषित पीड़ित जनता। कौन सी जनता? तो शोषित जनता की बात करना बोलो जनवाद है, और वही क्या है? तो देखेंगे अभी मार्क्सवाद है क्या, टेंशन नहीं लेना। अब पढ़ के सुनाइए डायलॉग। जिस प्रकार चौथे, देखो बोर्ड पर, चौथा दशक, यहाँ से शुरू, 5वें, 6ठे और 7वें दशक में नागार्जुन प्रेमचंद की तरह ही प्रगतिशीलता के लिए जाने गए। यानी किसकी बात कर रहे थे? गोदान में किसकी बात है? पूस की रात में किसकी बात है? डॉक्टर नामवर सिंह ने नागार्जुन को आधुनिक कबीर की उपमा दी। डॉक्टर नामवर सिंह ने नागार्जुन को किसकी उपमा दी? कबीर कैसे थे? बहुत अच्छा। अखड़ यानी बिना भय के सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार कर रहे थे। किस पर प्रहार कर रहे थे? जब हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर प्रहार किया तो मौलवी की तरह, और जब इस्लाम पंथ की रूढ़ियों पर, इसलिए कबीर कैसे थे? तो कबीर की तरह नागार्जुन भी अक्खड़ थे। लिखना नहीं, ये सुन लो, सिर्फ डायलॉग दिखाएंगे। इंदिरा गांधी तक को नागार्जुन धो देते थे। बोलो लूटपाट की, काले धन की करती है रखवाली, पता नहीं दिल्ली की देवी गोरी है या काली। लिखते हैं, गिरिजन बहुजन भूखे नंगे, अरे हम तो वंचारी हैं, हम सब तो झारखंडी। खुद तुम रेशमी साड़ी डांटे उड़ती फिरो गगन में। यहाँ आम जनता भूखी नंगी है और तुम क्या पहन के हेलीकॉप्टर में उड़ रही हो। इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। वास्तव में वो नारा गरीबों को हटा हो गया था। महंगाई की सुर्पणखा को ऐसे पाल रही हो, गाना सुने थे कि महंगाई डाइन खाई जाए है। महंगाई की सुर्पणखा को ऐसे पाल रही हो, शासन का गोबर जनता के सिर पर डाल रही हो। आज जितने अंबानी अडानी हैं नागार्जुन से थर्राते थे कि पता नहीं ये क्या लिख जाएंगे। लिखते हैं, खादी ने, बोलो मलमल से, यानी नेताओं ने इन व्यवसायियों से गुपचुप साठ गांठ कर डाली है। अब तो टाटा बिरला डाल मियाँ की 30 दिन दिवाली है। गांधी जी लंदन से लौट के आए, गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया, इरविन पैक्ट विफल, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी नहीं टली 1931 की घटना। तो फिर उस पर नागार्जुन लिखते हैं, गांधी जी लंदन गए, बोलो लौट आए, बोलो आज़ादी मिली, असली मिली या नकली मिली। कहते हैं कागज की आज़ादी है बिकती, ले लो लइके ले लो। देहात में कागज की चिड़िया बेचने आते थे, उसका नाम था लाल मुनी चिड़ैया। इस पर गाना, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली, उड़ी उड़ी बैठी। कहते हैं नागार्जुन कि गांधी जी तो गांधी जी, इनके चेले और सत्यानाश कर गए। बोलो मार्क्सवाद गांधीवाद का विरोधी रहा है। कहते हैं गांधी के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सकल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। गांधी जी ने तो अपने बंदरों को कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन अब ये तीनों बंदर सिवाय बुरा देखने और सुनने के और कुछ नहीं सुनते। अब गांधी के बंदर स्विट्जरलैंड में गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इशारा समझ रहे हो? गांधी के बंदर, अरे नाम में गांधी लगा लिया, ले लो, कोई नहीं समझा। अब बहुत ज़्यादा बोलने से माइक से हम पीट नहीं जाएंगे, लोग कभी भी पीट सकते हैं मुझे। किसका? नहीं मैं हूँ, किसी को कोई दिक्कत, कोई शक? आई लव प्रधानमंत्री, कोई डाउट? पढ़ना हिंदी मेरे से। अरे भाई, जो आदमी अपने देश के प्रधानमंत्री से प्रेम नहीं कर सकता, तुम कलेक्टर किस बात के बनने जा रहे हो संवैधानिक पद पर? जरा हिम्मत है तो यहाँ कह के सुना, मैं प्रधानमंत्री से प्रेम नहीं करता। तुम्हें तो पीटी से ही बाहर करवाता हूँ। मैंने क्या कहा? आई लव माई, मैंने किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया है। बात समझ में आई? आप संवैधानिक मर्यादा, लेकिन आप लोग जो सोच रहे हो यस है, आगे बोलो। और आज तक नहीं समझे थे? मैं तो उसी दिन से उस रंग में रंग गया था जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। एक सैनिक का बेटा हूँ। एक प्रधानमंत्री थे जो सैनिकों के मरने पे, सिर काटे जाने पे कहते थे, इट्स रियली वेरी डिजास्टरस। नाम लेने की जरूरत नहीं है बेटा। लेकिन अगर एक प्रधानमंत्री कहता है कि अब ये आज की हमारी सेना है, घर में घुस के मारेगी, तो एक सैनिक का बेटा हूँ, गर्व से कहता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री पसंद है। फिर किसी का नाम नहीं लिया है ना। अब भाई देखो, मुझे ये नाम सुने हो ना, और ये नाम सुने हो ना, तीसरा मेरा नाम लिख लेना। लिखे, प्रभाकर माचवे जैसे आलोचकों ने लिखा, प्रभाकर माचवे, माचवे जैसे आलोचकों ने लिखा कि कबीर, कबीर मत लिखना, नागार्जुन कबीर की तरह अक्खड़, नागार्जुन कबीर की तरह अक्खड़, तुलसी की तरह
लोक मांगलिक। निराला की तरह महाप्राण, पंत की तरह रसरंग संपन्न। महाप्राण और प्रेमचंद की तरह प्रगतिशील थे। फिर से सुनिए, प्रभाकर माचवे ने लिखा कि नागार्जुन कबीर की तरह अक्खड़, तुलसी की तरह लोक मांगलिक, कौमा निराला की तरह महाप्राण, पंत की तरह रसरंग संपन्न तथा प्रेमचंद की तरह क्या थे? प्रगतिशील थे। बोलिए आलोचना का अर्थ भरी आंखों से देखना। बोलो मैंने आकंठ खाया, गले तक खाया, मैं आजीवन तुम्हारा रहूंगा, जीवन भर जहां तक निगाहें जाएं। आलोचना तो निगाहें सिर्फ अच्छी चीजें देखेंगी, बुरी चीजें भी देखेंगी। बोलिए गुण और दोषों की समीक्षा ही समालोचना है, क्रिटिक्स है, आलोचना है। आप लोग कहते हो इस फिल्म का क्रिटिक्स आया है, इसे 3.5 रेटिंग मिला है, तो कितना अच्छा है वो? 5 में से 3.5। इसलिए आलोचना गुण दोष अच्छाई बुराई दोनों को देखना। बोलो आचार्य द्विवेदी कबीर के सबसे बड़े आलोचक थे और लिखते हैं कबीर जैसा व्यक्तित्व तो पिछले 1000 वर्षों में पैदा नहीं हुआ। तो ये निंदा है या प्रशंसा है? आलोचक का काम। इसीलिए आलोचना और निंदा में अंतर है। कबीर कहते हैं निंदक नहीं हरे राखी, बात समझना, और शुक्ल जी कहते हैं कि समाज का आलोचक जरूरी है। आप अपने बच्चों की निंदा मत कीजिए, आलोचना कीजिए। अगर आप दिन रात निंदा करेंगे, लुच्चा है, पाजी है, नालायक है, तो बागी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को कहते हैं वाह तुम ये काम कितना अच्छा किया, तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, लेकिन बेटा ये वाला जो काम है इसको थोड़ा और सुधारो, तो अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। बोलो गुरु आलोचक होता है। मैंने आप लोगों को कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप में किसको मानता हूं, इससे तुम लोगों को लेना देना क्या है? अगर मैं किसी को मानूं, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या खाता हूं, क्या पीता हूं, उससे तुम लोगों को क्या लेना देना है? पार्टी फंक्शन में क्या मास्टर पार्टी नहीं बनाएगा? क्या वो सिगरेट नहीं पी सकता? पी सकता है, उसकी इच्छा हो कहीं ड्रिंक ले सकता है। हर प्रोफेसर लेते हैं ड्रिंक। हिंदी मीडियम के बच्चे तो अफवाह में जाते हैं दूसरी चीज, इसमें गुरु जी क्या खाते पीते हैं, उसके खाने पीने से तुम्हारे बनने का क्या है? वो किस पार्टी को वोट देता? तुम केजरीवाल हो? नहीं, तुमको जानना जरूरी है। जैसे अक्सर फोन करवा के जानना चाहते हैं आप इस बार किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं। मैं डमरू को वोट दूंगा, तू है पूछने वाला। तो शिक्षक की अपनी व्यक्तिगत रुचियां हो सकती हैं, लेकिन शिक्षक आलोचक होता है। आपसे तो मैंने कभी नहीं पूछा तुम किसको देते हो, है ना? कभी कहा क्या इसको दो उसको दो, तुम्हारी इच्छा जिसको दो, मैं खड़ा हूं मेरे को दे दो। अरे है ना, आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना। तो बोलिए आलोचना समाज को दिशा निर्देशित करती है। कल की रचना याद करो, मैथिली चरण गुप्त ने लिखा कि जब तक हमारे कार्यों की आलोचना नहीं होगी तब तक हम सही मार्ग पर नहीं चलेंगे। संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उद्यम के लिए और उत्साह किससे बढ़ेगी? बोलिए इसीलिए साहित्य का काम आलोचना है, उपदेश कुछ और नहीं, आलोचना है, सही दिशा दिखाना। एक व्यंग भी है, एक व्यंग भी अभी तैयारी कर रहे हो गाँव वाले, अगर आपको कहते हैं कलेक्टर साहब, एक व्यंग भी है। तो बोलो नागार्जुन कबीर की तरह। कबीर कैसे थे? बिना डर भय के। तुलसी कैसे थे? बोलिए जो अपनी चिंता ना करके पूरे समाज की चिंता करे, उसे क्या कहेंगे? बोलो महाप्राण वो है जो घोर गरीबी में भी, दुर्दशा में भी समाज और राष्ट्र के हित की बात करता है। निराला पत्नी मर गई, बेटी मर गई, फिर भी कविता राष्ट्र से नहीं भटकती। बोलिए प्रकृति के रस में जो डूबा हो, प्रकृति सभी रसों में डूबी है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे। कैसे कवि थे? हाँ, उन्हें हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा गया। क्या कहा गया? और प्रेमचंद कैसे थे? तो नागार्जुन कबीर की तरह, बोलो तुलसी की तरह, निराला की तरह, पंत की तरह और प्रेमचंद की तरह। नागार्जुन की कविताओं पर आखिरी बात लिखिए, कल पूरे दिन भर फोटो समझना पड़ेगा आपको। नागार्जुन की कविताओं पर प्रगतिवाद या सामाजिक यथार्थवाद या मार्क्सवाद का अटूट प्रभाव रहा है। किसका प्रभाव रहा है? किसका प्रभाव रहा है? का अटूट प्रभाव रहा है। ठीक है, अब यहीं से आप समझेंगे कि कोई कवि अगर प्रगतिवादी है, मार्क्सवादी, तो होगा क्या, कैसा सोचेगा। हाँ, आपके जीएस में भी टॉपिक काम आएगा, निबंध में भी आएगा और हिंदी में तो है। जाइए।